गिलुस एलरैगन नाम का यह बंदा जिंदगी भर बस एक ही चीज चाहता था, मार्शल आर्ट्स की अल्टीमेट छोटी फतह करना। पर वक्त बढ़ता गया और उसे समझ आया कि चाहे पूरी उम्र ट्रेनिंग में झोंक दे, किस्मत ने उसे उस लेवल तक पहुंचने का टिकट दिया ही नहीं। फिर भी वो हार मानने वालों में से नहीं था, तो उसने एक पुरानी दंत कथा का पीछा पकड़ा। एक दिव्य ड्रैगन जो एक गोल्डन फल की सुरक्षा करता था, जिसे खाने वाले को अमृता मिलती है। और उसी फल के लिए उसने उस ड्रैगन से जानदार लड़ाई लड़ी और आखिरकार उस पवित्र जगह तक पहुंच गया जहां वो चमकता हुआ फल सच में मौजूद था, अपनी सुनहरी रोशनी में एकदम दिव्य वाइब्स छोड़ता हुआ। थका हारा वो ड्रैगन की लाश पर बैठ गया और सांस संभाल कर उठकर पेड़ के पास गया, यकीन और जोश से भरा। उसे लगा बस यही वो चाबी है जिससे वो अपने सपने की चोटी को ठोक देगा। उसने बिना किसी झिझक के वो फल तोड़कर खा लिया और निगलते ही उसके अंदर अजीब पावरफुल ऊर्जा दौड़ने लगी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व फिर से गढ़ा जा रहा हो। तब पता चला कि ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे तगड़ा इंसान गिलुस एलरैगन था। पर दशकों बाद ये ही गिलुस बूढ़ा होकर अपने बिस्तर पर पड़ा था। आसपास बच्चे पोते खड़े थे, सबको लग रहा था अब उनका समय पूरा हो रहा है। उसका बड़ा बेटा गिलियम उसका हाथ पकड़े भावुक था, पर गिलुस ने उन्हें समझाया कि उदास मत हो, जिंदगी का चक्र बस पूरा हो रहा है। गिलियम बोला, माँ के जाने के बाद घर पहले ही उदास रहता है और अब पिता भी चले जाएंगे तो और अकेलापन छा जाएगा। पर गिलुस ने उसे कमजोरी में डूबने से मना किया। फिर कमरे में शांति छा गई तो गिलुस को गोल्डन फल याद आया। शायद लोग ऐसी दास्तानों पर यकीन ही नहीं करते, फिर भी उसे खुशी थी कि उसने लंबी भरपूर जिंदगी जी और अपना परिवार देखा। पर अंदर से वो जानता था कि ये सब आधा सच है, क्योंकि उसका सपना अब भी दिल में धड़क रहा था। काश उसे थोड़ा और वक्त मिल जाता तो वो मार्शल आर्ट्स के पीक तक जाने की अपनी ख्वाहिश पर फिर से जोर लगाता। आखिरी सांस तक उसने उसी चाहत को पकड़े रखा और तभी बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट में उसने दोबारा आंखें खोली और चौंक गया। कमरा बदला हुआ, शरीर हल्का, माहौल अजीब। हाथ देखे तो दंग रह गया, ये तो बच्चे वाले हाथ थे। उसे शक हुआ कि किसी ने ये सब कैसे किया जब वो 10 सितारा लेवल का योद्धा है जिसे कोई छू भी नहीं सकता। फिर उसके दिमाग में दिव्य ड्रैगन और गोल्डन फल की याद चमकी और सच सामने आया। फल अमरता नहीं बल्कि पुनर्जन्म देता है। और ये समझते ही उसके चेहरे पर पहली बार सच्ची खुशी लौट आई कि भाई हमारे पास अभी भी मौका है, अब हार मानने का सीन नहीं है। गिलुस को दूसरी जिंदगी का ये गोल्डन चांस मिला था, एक ऐसा मौका जिसे पाकर वो उस मार्शल आर्ट्स की टॉप चोटी तक जा सकता था जहां पिछली जिंदगी में पहुंच नहीं पाया था। जल्द ही उसे महसूस हुआ कि वो कमरे में अकेला नहीं है। इधर उधर नजर घुमाई तो समझ आया कि वो फिर से उसी ड्रैगन परिवार के मैनर के एनेक्स में पैदा हुआ है और कमरे में कई और नन्हे बच्चे पड़े हैं। तभी कुछ दासियां अंदर आईं और उनके हाथ में बच्चों वाली बोतलें थीं, पर उनमें दूध नहीं बल्कि लाल रंग का गाढ़ा द्रव भरा था। गिलुस देखता रहा कि दासियां बोतलों में उस लाल तरल को भर रही हैं। उसे लगा वो बच्चों को पिलाएंगी, लेकिन अचानक उन्होंने एक गॉब्लिन उठाया और उसकी जबरदस्ती वो लाल द्रव पिलाया। कुछ ही पल बाद गॉब्लिन का शरीर जोर से कांपने लगा। लाल रोशनी फटकर बाहर निकली और वो धमाकेदार तरीके से फट गया। पूरा कमरा खून की बारिश से भीग गया। गिलुस का दिमाग सुन्न पड़ गया, ये आखिर क्या हो रहा है। तभी एक दासी बिल्कुल शांत स्वर में बोली कि अगर थोड़ा पानी मिलाकर मात्रा सेट कर दें तो मिश्रण सुरक्षित हो जाता है। फिर सब बच्चों को वो लाल द्रव पिलाना शुरू किया गया और तभी एक दासी ने खुद गिलुस को उठा लिया। उसने बोतल को देखा और तुरंत समझ गया कि ये दूध नहीं है, इसके अंदर की ऊर्जा बेहद खतरनाक है। उसे साफ महसूस हुआ कि ये ड्रैगन का खून है और एक नवजात के नाजुक जिस्म के लिए ये जानलेवा है। पर कुछ करने से पहले ही दासी ने बोतल उसके मुंह में ठूंस दी और स्वाभाविक तौर पर एक नवजात की तरह उसने पीना शुरू कर दिया। उसी पल पावर उसकी नसों में बिजली की तरह दौड़ने लगी। मिनी शरीर दर्द से कांप उठा, पर गिलुस पहचान गया ये प्राचीन ड्रैगनों का खून है। उसने सोचा ये खतरनाक है, पर शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। अगर इसे सह लिया तो मैं खुद की पुरानी लिमिट से भी ऊपर निकल सकता हूँ। शायद मार्शल आर्ट्स की असली चोटी पर पहुंच ही जाऊंगा। फिर उसने पूरा जुनून लगाकर पीना जारी रखा। उसकी नसें फूल उठी, शरीर तड़पता रहा, पर उसकी इच्छा शक्ति स्टील जैसी मजबूत रही। मुझे हल्के में मत लेना, मैं गिलुस एलरैगन हूँ। ये मंत्र वो मन ही मन दोहराता रहा और हैरत की बात ये कि वो दर्द को कुचलकर आगे बढ़ गया। दासी उसकी तरफ देखती रह गई। ये तो मौत का फैसला था, पर वो बच्चा इससे बच भी रहा था और पी भी रहा था। उसके नन्हे शरीर के भीतर दो विशाल ड्रैगन ऊर्जाएं टकरा रही थीं, वर्चस्व के लिए लड़ती हुई। और जब एक ने दूसरे को पछाड़ दिया तो गिलुस हैरान रह गया कि उसने इतनी आसानी से इस पावर को सोख लिया। अंत में जब दोनों ड्रैगन ऊर्जाएं एक हो गईं, तो उसे लगा ये तो परफेक्ट चांस है। उसने आखिरी बूंद तक पी लिया और यकीन नहीं हुआ कि वो इतने दर्द के बावजूद जिंदा है। शरीर फटा नहीं बल्कि और मजबूत हो गया। उसने देखा कुछ और बच्चे भी बच गए हैं तो वो अंदर ही अंदर मुस्कुराया। कभी भी नवजात की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को हल्के में मत लेना। पर आखिरकार बच्चा थकान ने उसे घेर लिया और जीत के बावजूद गिलुस एलरैगन, जो अब सबसे ताकतवर इंसान का पुनर्जन्म था,
धीरे धीरे नींद में डूब गया। फिर 7 साल बाद वो अब जानलेवा ट्रेनिंग कर रहा था। एक हाथ से पुशअप्स करते हुए उसके पैरों पर एक विशाल चट्टान टिकी थी। जब वो 1000वां पुशअप पूरा कर चुका तो उसने चट्टान को ऊपर उछाला और उसके भारी वजन को अपनी पीठ पर गिरने दिया। गिलुस हैरान था कि अब उसके शरीर में कितनी खतरनाक ताकत जमा हो चुकी है। पहले लैगन कबीले का मुखिया गिलुस लैगन अब अपनी नई पहचान झीक लैगन के नाम से जिंदगी जी रहा था और उसके अंदर बस एक ही भावना गूंज रही थी। जीक सोच रहा था कि इतनी कम उम्र में उसके अंदर ये खतरनाक फिजिकल पावर आखिर आई कैसे। फिर उसे समझ आया कि ये सब उसकी नसों में बह रहे प्राचीन ड्रैगन के खून का कमाल है। इस दुनिया में हर जीव के अंदर एक सोर्स ऑफ पावर होता है, लेकिन बचपन में उन्हें जो प्राचीन ड्रैगन का खून पिलाया गया था उसमें इस पावर की मात्रा किसी भी नॉर्मल इंसान से लाख गुना ज्यादा थी। और जो नवजात इसे पीकर बच जाते थे उनके शरीर आम इंसानों से कहीं ज्यादा ताकतवर बन जाते थे। दिव्य ड्रैगन का सोर्स ऑफ पावर उसके अंदर था, इसलिए झीक जानता था कि वो पिछली जिंदगी की उसी उम्र से कहीं आगे निकल चुका है। और क्योंकि वही अकेला बच्चा था जिसने पूरी बोतल का ड्रैगन खून पी लिया था, उसके शरीर में जो बदलाव आए वो खुद उसकी उम्मीदों से भी ज्यादा थे। फिर भी उसकी सबसे बड़ी झुंझलाहट ये थी कि इतनी तरक्की के बावजूद वो अब भी सिर्फ एक सितारा था। उसने इतनी जानदार ट्रेनिंग की थी कि कम से कम 4 सितारे तो आ ही जाने चाहिए थे। इस दुनिया में सितारे किसी की आंतरिक पावर का पैमाना थे। कहा जाता था कि इंसान का शरीर एक छोटे से ब्रह्मांड जैसा है और इस अंदरूनी ब्रह्मांड में जितने ज्यादा सितारे होते हैं इंसान उतना ही ताकतवर बनता है। लेकिन हर नए सितारे तक पहुंचने की मुश्किल भी पिछले से कई गुना बढ़ जाती थी। अपनी पिछली जिंदगी में गिलुस एलरेगन के रूप में झीक ने 10 सितारों की उस लेवल तक पहुंच हासिल की थी जहां पूरी दुनिया में कोई और नहीं पहुंच पाया था। वक्त सच में उड़ जाता है, झीक बुदबुदाया। अब वो 7 साल का हो चुका था। उसे पता चला कि वो अभी के ड्रैगन परिवार के मुखिया का नाजायज बेटा है। उसकी माँ उसकी शैशव अवस्था में ही गुजर गई थी और आज तक उसने अपने पिता का चेहरा तक नहीं देखा। ये बात उसे बेहद गैर जिम्मेदाराना लगती थी। उसे ये जानकर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पता चला कि उसके पुनर्जन्म को 1000 वर्ष बीत चुके हैं। पुनर्जन्म वैसे ही एक दिमाग उड़ाने वाली बात थी, लेकिन 1000 साल बाद दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। अब ये असली जो बचेगा वही असली खिलाड़ी वाली दुनिया बन चुकी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत था नवजात बच्चों को ड्रैगन का खून पिलाना और फिर ड्रैगन ट्रायल नाम की रस्म। जो बच्चा ड्रैगन खून और ड्रैगन ट्रायल दोनों में बच जाता था उसे ही ड्रैगन योद्धा बनने की शिक्षा मिलती थी। झीक को भी इनमें होना चाहिए था, लेकिन जब भी वो अपने देखभाल करने वाले सेवक से पूछता कि कोई प्रशिक्षक कभी उसके पास क्यों नहीं आता, सेवक बस इतना कहता कि उसे ऐसे सवालों का जवाब देने की अनुमति नहीं है। 7 साल की उम्र तक भी झीक को एक भी पाठ नहीं दिया गया। क्या ये अजीब नहीं है? वो खुद से बुदबुदाया। हर बच्चा जो ड्रैगन ट्रायल पास करता है उसे ट्रेनिंग मिलती है, सिवाय उसके। वो रोज अकेला रहता था, बस एक सेवक उसके साथ। जब उसने सेवक से सवाल किया तो सेवक ने पलटकर पूछा कि इस व्यवस्था में समस्या क्या है। झीक ने थककर कहा कि अभी उसके लिए शरीर को कंडीशन करना लड़ाई सीखने से ज्यादा जरूरी है और वैसे भी अगर चाहे तो वो खुद से सीख सकता है। आखिर वो अपनी पिछली जिंदगी में 10 सितारा योद्धा था। झीक ने फिर उससे बाकी बचे बच्चों के बारे में या मुख्य परिवार से जुड़ी किसी जानकारी के बारे में पूछा, लेकिन सेवक ने दोबारा वही जवाब दिया। उसे ये सब बताने की अनुमति नहीं। झीक का चेहरा चिढ़ से भर गया। क्या तुम हमेशा ऐसे ही मेरे सवालों को टालते रहोगे? उसने तीखे स्वर में कहा। सेवक ने फिर दोहराया कि वो ऐसे मामलों पर बोल नहीं सकता। क्या ये क्रूर नहीं है? झीक ने कड़वाहट से कहा, मेरा ऐसा बर्ताव करना? पर सेवक ने विनम्रता से कहा कि वह बस आदेशों का पालन कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी सिर्फ झीक की रोजमर्रा की जरूरतों का ध्यान रखना है, बस उतना ही। सेवक खुद 3 सितारा स्तर का साधक था। वो आसानी से झीक को बेसिक फाइटिंग तकनीकें सिखा सकता था, पर झीक को ऐसी छोटी मोटी चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 7 साल तक उसी दासी के साथ रहते रहते वो उसके हर बेजान जवाब का आदी हो चुका था। आखिरकार झीक ने तय किया कि अब उसके पास रहने का कोई मतलब नहीं और वो सीधे जंगल की तरफ निकल पड़ा। दासी कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप उसे जाते देखती रही। तो ये सच में मुझे जाने दे रही है? झीक ने हल्की चिढ़ के साथ सोचा। जंगल के भीतर उसने जंगली जहरीली जड़ी बूटियां उखाड़कर बिना झिझक खा ली। पहले की तरह स्वाद बेहाल था, लेकिन ये उसकी ट्रेनिंग का हिस्सा था। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत रहने के लिए दोहराया, धैर्य रख, धैर्य रख। उसे साफ लग रहा था कि कोई दूर से उसे देख रहा है, उसकी हर हरकत पर निगाह गड़ाए हुए। कितनी भी कोशिश कर ले, उस नजर को हटने का एहसास नहीं जा रहा था। कुछ पलों बाद उसने लंबी सांस छोड़ी। ये लोग तो मुझे यहाँ तक फॉलो करके आ गए, वाह। जब वो और बर्दाश्त न कर पाया तो उसने आवाज लगाई, अगर कुछ कहना है तो बाहर आओ। फिर वो घास की ऊंची झाड़ियों में जाकर खुद को छिपा लिया। कुछ ही देर में झुककर बैठे झीक ने आसपास एक भारी दमनकारी आभा महसूस की और जब उसने उसकी तरफ देखा तो पाया कि वहां एक एंगरबोर नाम का जीव खड़ा था। ये कैसी आभा है? वो सोच में पड़ गया। उस जानवर के चारों तरफ फैली काली धुंध जैसी ऊर्जा उसने अपनी पिछली 1000 साल की जिंदगी में भी कभी नहीं देखी थी। जैसे ही एंगरबोर घास चरने लगा, झीक अचानक खड़ा हुआ और सामने आ गया, जिससे वो जानवर चौंक उठा। वो जोरदार गर्जना के साथ उसकी तरफ दौड़ा और डरने के बजाय झीक के चेहरे पर एक सच्चा एक्साइटेड स्माइल फैल गया।
उसे इसे हराने में मजा आने वाला था। जानवर ने झपट्टा मारा पर झीक बिजली की तरह हट गया और अपने मुट्ठी में सुनहरी ऊर्जा इकट्ठी की। एक जोरदार मुक्के में उसने ऐसी धमाकेदार शक्ति छोड़ी कि एंगर बोअर का शरीर फटकर बिखर गया। झीक ये देखकर मुस्कुरा उठा। उसका वार उम्मीद से कई गुना मजबूत था। सिर्फ एक सितारा होते हुए भी उसकी पावर ज्यादातर साधकों से ऊपर थी। जानवर की लाश को कंधे पर टांगकर उसने कहा, सितारा लेवल बढ़ जाएगा तो खेल और मजेदार हो जाएगा। वो थक चुका था, ड्रैगन परिवार द्वारा 7 साल की अनदेखी और अकेलेपन से परेशान। वो सोच रहा था कि शायद अब उसे ये स्थान छोड़कर अपनी राह खुद पकड़ लेनी चाहिए, शायद समुद्र की दिशा की ओर निकल पड़े। दूसरी तरफ दूर अंधेरे में एक लबादा ओढ़ा आदमी उसे देख रहा था। इस लड़के में हो क्या रहा है? वो बड़बड़ाया। बिना किसी औपचारिक प्रशिक्षण के एक सितारा तक पहुंच गया और इस एंगर बोअर को एक ही वार में उड़ा दिया। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि झीक ने उसकी मौजूदगी आखिर महसूस कैसे कर ली। ये बच्चा साधारण नहीं है, उसने धीमे से कहा। उसे याद आया कि झीक की मां जल्दी ही मर गई थी और उसके पिता ड्रैगन परिवार के मुखिया ने कभी उसकी परवाह नहीं की। बिना मार्गदर्शन के ये लड़का इतना ताकतवर कैसे बन गया? पर चाहे नाजायज हो या नहीं, परिवार के मुखिया का खून उसकी नसों में बहता है, इसलिए उसकी परछाइयों से निगरानी करना परिवार के नियमों का हिस्सा था। इसी वजह से उस जैसे लोग उसे छुपकर देखते रहते थे। नाजायज बेटा सही, पर उसके अंदर परिवार के मुखिया का खून है। शायद इसी वजह से इतना पावरफुल है। वो बुदबुदाया, फिर हल्की हंसी के साथ कहा, भविष्य में ये बच्चा देखने लायक होगा। और वो अंधेरे में गायब हो गया। उधर झीक अपने घर लौटकर सामान बांध रहा था। सफर पर निकलने ही वाला था कि अचानक उसने बाहर कई ताकतवर आभाएं महसूस की। 3-4 स्टार प्रैक्टिशनर और एक 5 स्टार प्रैक्टिशनर। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? झीक चुपचाप दरवाजे तक गया और सुनने लगा। उनकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो बस इस दूरदराज जगह की साफ और ताजी हवा की तारीफ कर रहे थे। बोल रहे थे कि आसपास कोई रिफ्ट नहीं होने की वजह से यहाँ कितनी शांति रहती है। ये सब सुनकर झीक समझ गया कि ये कातिल वातिल नहीं है, इनकी वाइब बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं है। फिर उसने सीधे दरवाजा खोलकर पूछ लिया, यहाँ किस काम से आए हो? पूरा ग्रुप वहीं ठिठक गया। तभी झीक की नजर उनके कपड़ों पर कड़े हुए निशान पर पड़ी, लैगन क्लैन का मार्क। एलन, वो धीरे से बड़बड़ाया, सोचते हुए कि ये लोग उससे आखिर चाहते क्या हैं। लोग तुरंत झुककर बोले, आपसे मिलना हमारे लिए सम्मान है यंग मास्टर झीक। हमें आपको आपके एग्जाम लोकेशन तक ले जाने के लिए भेजा गया है। एग्जाम? झीक का माथा सीधे सिकुड़ गया। उसके चेहरे पर सीधी सी खींच दिखी। ये लोग मुझसे एग्जाम देने की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि मुझे ढंग से कुछ सिखाया तक नहीं। कुछ दिनों बाद झीक खुद यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो फिर से लैगन परिवार की मेन एस्टेट वापस आ चुका है। उसे साफ कहा गया कि इस बार उसे यहाँ रहने के लिए नहीं लाया गया, बल्कि एक और वजह है। अंदर जाने से पहले उसे अपने मिट्टी धूल भरे कपड़े बदलने को भी बोला गया। इसके बाद झीक ने सोचना शुरू किया ड्रैगन नेस्ट के बारे में। 1000 साल पहले लैगन परिवार ने अपनी पूरी खून रेखाओं के लिए एक स्कूल बनाया था, जहाँ परिवार से जुड़े हर बच्चे का सपना होता था कि 7 साल की उम्र में वो वहाँ एडमिशन ले और सही ट्रेनिंग पाए। आज उसी एकेडमी का एंट्रेंस सेरेमनी डे था और झीक को उसी का एंट्रेंस एग्जाम देना था। परिवार की मॉडर्न जनरेशन के बारे में उसे कुछ भी नहीं सिखाया गया था, फिर भी एग्जाम अनिवार्य था। ये समझकर झीक का मूड पूरा डाउन हो गया। अभी क्यों, जब मैंने दुनिया घूमने के लिए निकलने का मन बना लिया था। स्कूल गेट के पास बैठा था कि उसी समय ऑडिस्केल गांव का एक लड़का आया, रैंक्स। उसने पूछा कि वह ठीक है या नहीं और उसे इतना परेशान क्या कर रहा है। झीक ने पूछा, तुम कौन? तो लड़के ने सीधा कहा, मेरा नाम रैंक्स है। आपको परेशान लगा तो बात करने आ गया। अच्छा ऐसा है, झीक ने कैजुअली कहा। रैंक्स की बॉडी में ऊर्जा का फ्लो देखकर झीक ने सोचा कि यह लड़का भले शांत और शर्मीला लगे, लेकिन इसकी परसेप्शन काफी स्ट्रांग है। झीक ने माफी मांगते हुए अपना परिचय दिया और बोला कि उसका दिमाग इसलिए घुमा हुआ है क्योंकि उसे एग्जाम में क्या होगा ये जरा सा भी पता नहीं। बस इतनी सी बात? रैंगस थोड़ा नर्वस होकर बोला, लेकिन समझाने लगा कि ड्रैगन नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम अक्सर बदलता नहीं है। पर जब झीक ने कहा कि उसे एग्जाम की जरा सी बेसिक जानकारी भी नहीं, रैंक्स पूरा चौंक गया। बिना कुछ जाने एग्जाम देना, ये तो स्ट्रेट अप रिस्क है। वो अभी एग्जाम के बारे में समझाना शुरू ही कर रहा था कि अचानक एक तेज ओवर कॉन्फिडेंट आवाज ने उनकी बात काट दी। एक घमंडी लड़का चिल्लाकर बोला और रैंगस को कमजोर कहने लगा। रैंगस पलटकर देखते ही सन्न रह गया। वो था रेटिन, ऑडिस्केल गांव का ही एक और लड़का। रेटिन उसे चिढ़ाते हुए बोला कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जरूर रास्ता भटक गया होगा जो ड्रैगन नेस्ट जैसे जगह तक पहुंच गया, और बोला कि बेहतर है वापस घर चला जा वरना चोट खा लेगा। रैंक्स ने एक कांपती आवाज में कहा कि वो एंट्रेंस एग्जाम देने आया है, तो रेटिन और पास आकर पूछने लगा कि क्या सच में वो टेस्ट देने वाला है। रेटिन पेट पकड़कर हंस पड़ा और बोला कि उसके लिए पास होना इम्पॉसिबल है। फिर उसने रैंगस के पिता को गाली देते हुए कहा, तुम्हारे पिता तो स्यूडो ड्रैगन है ना, ऐसे अधूरे ड्रैगन का बेटा आखिर करेगा ही क्या। रैंक्स ने गुस्से से मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन खुद को रोक लिया। पर झीक ने सब नोटिस किया। फिर बताया गया कि लैगन परिवार में एक स्ट्रिक्ट हायरार्की चलती है। सबसे ऊपर नोविस वेल्प ड्रैगन, फिर सोल्जर चाइल्ड ड्रैगन, फिर कैप्टन लेवल एडल्ट ड्रैगन, फिर एग्जीक्यूटिव एल्डर ड्रैगन जिन्हें एल्डर भी कहते हैं, और सबसे नीचे स्यूडो ड्रैगन, वो लोग जो ड्रैगन नेस्ट में घुसने या ग्रेजुएट होने में फेल हो जाते हैं, यानी अधूरे और इमैच्योर ड्रैगन माने जाते हैं।
लेकिन रैंक्स हमेशा से ये साबित करना चाहता था कि सूडो कहने से ड्रैगन होना कम नहीं हो जाता। झीक हैरान था और पूछा कि रेटिन को इतनी पक्की कैसे लग रही कि रैंक्स एग्जाम शुरू होने से पहले ही फेल हो जाएगा। तू होता कौन है मुझसे पूछने वाला? रेटिन भड़क गया और बोला कि क्या झीक को उससे दिक्कत है। झीक बहुत शांत होकर बोला कि वो बस जानना चाहता था कि रैंगस के फेल होने का इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। रेटिन ने उंगली उठाकर कहा कि वजह सामने खड़ी है, वो तो सीधा सीधा कमजोर है। झीक ने सिर टेढ़ा कर पूछा, कमजोर? सच में? क्योंकि मुझे तो रैंगस तुम लोगों से भी स्ट्रांग लग रहा है। ये सुनकर रैंगस की आंखें बड़ी हो गईं। पहली बार कोई उसके लिए खड़ा हुआ था। वो घमंडी लड़के भड़क गए और बोले कि क्या झीक सच में कह रहा है कि वो सूडो ड्रैगन से भी कमजोर हैं? उनके लिए ये तो स्ट्रेट अप अपमान था। तभी माहौल और गर्म होने से पहले एक आदमी आया, एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर। उसने घोषणा की कि ड्रैगन नेस्ट का एंट्रेंस एग्जाम शुरू होने वाला है और सभी को जाकर अपने नंबर ले लेने चाहिए। रेटिन जाते जाते झीक को घूरकर बोला कि वो उसका चेहरा कभी नहीं भूलेगा। झीक ने हल्की सांस लेकर कहा कि इतना एंग्री होने की जरूरत नहीं, आजकल की जनरेशन के बच्चे तो छूने से भी आग पकड़ लेते हैं। रैंगस जल्दी से बोला कि ये अजीब नहीं है क्योंकि वे सब लगभग एक ही उम्र के हैं और कोई भी गुस्सा होगा अगर उसे बोला जाए कि वो रैंगस से कमजोर है। अच्छा, ऐसा है? झीक ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा। एग्जाम तो देना ही था, पर झीक तब चौंका जब रैंक्स ने कहा कि टेस्ट चाहो तो स्किप भी हो सकता है। झीक की आंखें फैल गईं। वो सचमुच कुछ नहीं जानता था। रैंक्स ने उसे सलाह दी कि शायद अभी पीछे हट जाना बेहतर है वरना चोट खा सकता है। लेकिन झीक ने कॉन्फिडेंस से कहा कि वो कोई भी चैलेंज से पीछे हटने वालों में से नहीं, एक जीनियस कभी पीछे नहीं हटता। रैंक्स बस सिर हिलाते हुए बोला कि झीक बिना कुछ जाने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है। झीक हंस दिया और बोला कि कैसा भी टेस्ट हो, चलो जल्दी शुरू होने वाला है। दोनों टेस्टिंग ग्राउंड में पहुंचे तो एग्जामिनर ने बताया कि टेस्ट आसान है, पीछे रखे पत्थरों पर एक भी स्क्रैच लगा दो तो पास, लेकिन हथियार सिर्फ वही इस्तेमाल करेंगे जो एकेडमी देगी। हाथों से करना है तो कर लो, पर हर पार्टिसिपेंट के पास सिर्फ 3 मौके हैं, बस इतना। झीक ने बिल्कुल अनइम्प्रेस्ड होकर कहा। जब वो बचपन में ड्रैगन ट्रायल झेल चुका हो तो उसे कुछ ज्यादा ही डरावना और इंटेंस टेस्ट की उम्मीद थी। यह सब देखने में जितना आसान लग रहा था, असल में उतना था नहीं। परीक्षक ने पहले प्रतिभागी को बुलाया और शुरू करने को कहा। लड़का घबराया हुआ था, पर हिम्मत दिखाते हुए उसने पूरी ताकत से उस भारी पत्थर पर वार किया। लोहे के पत्थर से टकराने की आवाज इतनी तेज गूंजी कि सबके कान बजने लगे, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। लड़के की तलवार बीच से टूट गई और जोरदार रिएक्शन में उसकी बाजू भी चकनाचूर हो गई। झीक कुछ पल के लिए दंग रह गया। जब लड़का दर्द से तड़प रहा था, परीक्षक ने बेहद शांत ढंग से कहा कि उसके पास अभी 2 और मौके बचे हैं, क्या वह जारी रखना चाहता है? लेकिन वह तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इसलिए परीक्षक ने उसे तुरंत फेल घोषित कर दिया और बाकी लोगों को जगह साफ करने का आदेश दिया। घायल लड़के को घसीटकर हटाया गया और अगला नंबर पुकारा गया। रैंक्स जो उसने देखा उससे कांप ही गया, जबकि झीक चिढ़ गया। इसे ही परीक्षा कहते हैं क्या? उसने बड़बड़ाया। फिर उसने पूछा कि आखिर ये किस तरह के पत्थर हैं। बताया गया कि इन पत्थरों में रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। खरोंच लगे तो पल में गायब, और अगर ताकत से मारो तो फिजिकल फोर्स को लगभग 100 गुना वापस उछाल देते हैं। झीक ने तुरंत कहा कि ऐसा मटेरियल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हद से ज्यादा है, लेकिन रैंक्स ने समझाया कि अगर कोई अपने सोर्स पावर को पूरे शरीर में ठीक से सर्कुलेट कर ले तो इन पत्थरों पर निशान बनाना संभव है। अच्छा, ऐसा है? झीक ने कहा। उसे समझ आ गया कि इस परीक्षा में मार्शल आर्ट्स स्किल से ज्यादा सोर्स पावर की परफेक्ट सर्कुलेशन मायने रखती है। आसपास के बाकी प्रतिभागियों को देखकर उसने सोचा कि बहुत ही कम लोग पास होंगे, शायद वे घमंडी लड़के भी जिनका एटीट्यूड आसमान छू रहा था। परीक्षा आगे बढ़ती गई और फेल होने वालों की संख्या पास होने वालों से कहीं ज्यादा थी। कई लोग बुरी तरह घायल हुए क्योंकि पत्थर आम फिजिकल वॉर को सीधे लौटाते थे। कुछ देर बाद परीक्षक ने झीक का नंबर पुकारा। अब मेरी बारी, झीक ने एक शांत कॉन्फिडेंट मुस्कान के साथ कहा। रैंक्स अभी भी डरा हुआ था। उसने पूछा, क्या सच में वो पीछे हटने वाला नहीं? लेकिन झीक बिना रुके आगे बढ़ गया और बोला, चिंता मत कर। जैसे ही वह परीक्षक के पास पहुंचा, आदमी की आंखें हैरानी से फैल गईं। झीक की आभा तेजी से उठने लगी। उसकी पिछली जिंदगी गिलुस की ताकत की हल्की सी झलक दिखने लगी। परीक्षक ने उसे आगे आकर कोई हथियार चुनने को कहा, लेकिन झीक ने साफ कहा कि जरूरत नहीं, उसके मुक्के ही काफी हैं। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। उन्हें यकीन ही नहीं था कि कोई नंगे हाथों से इस तरह के पत्थर को खरोंच भी सकेगा। उनका सोचना था कि झीक के मुक्के तो क्या, उसकी बाजुएं भी खत्म हो जाएंगी। इससे रैंगस की घबराहट और बढ़ गई, साथ में खुद पर गुस्सा भी कि वो झीक को रोक नहीं पाया। परीक्षक ने संकेत दिया, परीक्षा शुरू। झीक उस विशाल पत्थर के करीब पहुंचा और हाथ रखकर महसूस किया। ये पहली बार था जब उसने ऐसा मटेरियल देखा था। उसके मन में आया, शायद ये 1000 साल पहले बना होगा। वैसे भी इस पीढ़ी के बहुत से चीजें हैं जिन्हें वह आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाया है, पर अब ये सब मायने नहीं रखता। उसने अपना सोर्स पावर मुक्के में इकट्ठा किया। जहां रैंगस डर के मारे थरथरा रहा था कि झीक के साथ क्या हो सकता है, वहीं हमारा नायक अंदर से बेहद एक्साइटेड था। पहली बार उसे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने का मौका मिला था। उसने सोचा कि इस मिस्ट्री पत्थर से ही वह अपनी असली पावर का अंदाजा लगाएगा। रैंक्स की आंखें फिर से फैल गईं जब झीक ने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट टेक्निक का पहला फॉर्म बर्स्ट स्ट्राइक उस पत्थर पर छोड़ दिया।
टक्कर होते ही इतनी भयानक एनर्जी फटी कि लगा जैसे जमीन ही कांप उठी हो। टूटे हुए पत्थर के टुकड़े हर दिशा में उड़ गए और धमाके से उठी तेज हवा ने धूल मिट्टी को तूफान की तरह चारों तरफ घुमा दिया। रैंक्स हैरानी में था, लेकिन फौरन खुद को कवर किया, जबकि परीक्षक की आंखें सदमे से फटी रह गईं। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या देखा। जैसे जैसे धूल बैठने लगी, झीक मुस्कुराते हुए खड़ा था और बोला कि उसने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो उसकी मौजूदा ताकत के मुकाबले अभी भी कुछ ज्यादा ही लग रही है। हाथ बुरी तरह घायल था, खून बह रहा था, फिर भी वह खुद पर हंस रहा था। उसे समझ आ गया था कि उसे और भी क्रेजी ट्रेनिंग की जरूरत है। बाकी प्रतिभागी तो बस सन्न हो गए थे। रेटिन के चेहरे पर शौक और चिढ़ दोनों साफ दिख रहे थे कि झीक ने उस एन्चेंटेड स्टोन को चूर चूर कैसे कर दिया। एक औरत जो दूर से देख रही थी बोल उठी कि यह लड़का सच में कमाल का है, जबकि सब अभी भी सदमे में थे। झीक आराम से खड़ा परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार कर रहा था, पर परीक्षक तो अभी तक शौक में जमे हुए थे। वो पत्थर जिसे झीक ने तोड़ा था वो तो खुद को रीजनरेट कर लेता है, और उसे तोड़ने की क्षमता सिर्फ उन लोगों में होती है जो 4 सितारा लेवल या उससे ऊपर पहुंच चुके हों। लेकिन यहाँ एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसने नामुमकिन को मुमकिन करके दिखा दिया। ये तो बस एक नाजायज बेटा है, परीक्षक बड़बड़ाया और सोचने लगा कि क्या परिवार प्रमुख का खून इसमें सच में असर दिखा रहा है। उसे यह भी महसूस हुआ कि झीक ने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो कुछ जानी पहचानी लग रही थी। परीक्षक अभी भी ट्रांस में था, इसलिए जवाब नहीं दे रहा था, तो झीक ने झुंझलाकर उससे रिजल्ट पूछा। होश में आते ही परीक्षक ने आखिर बोल ही दिया, झीक परीक्षा पास कर गया है। एक परीक्षक ने झीक को हरे रंग की तरल वाला एक छोटा सा बोतल थमाया। झीक ने पूछा ये क्या है, लेकिन आदमी बस इतना बोला कि जरा हटो, तुम रास्ता रोक रहे हो। झीक चिढ़ गया और बड़बड़ाया कि क्या इस पीढ़ी के लोग ऐसे ही रूखे हैं। इसके पहले कि वो और बोलता, रैंक्स दौड़ता हुआ आया और एक्साइटमेंट में उसकी तारीफ करने लगा। झीक ने शान से मुस्कुराते हुए कहा, ये तो मेरे लिए बस मूंगफली के दाने जैसा आसान था। फिर उसने पूछा कि ये तरल क्या है। रैंक्स ने बताया कि ये हीलिंग पोशन है, एल ड्रैगन परिवार का स्टैंडर्ड पोशन। हीलिंग पोशन? झीक ने दोहराया। रैंक्स ने हाँ कहा, लेकिन झीक ने मन में सोचा कि चूंकि वो परिवार का नाजायज बेटा है तो शायद इसमें जहर भी हो सकता है। लेकिन रैंक्स ने गारंटी दी थी, इसलिए उसे लगा कि शायद ये कोई स्पिरिचुअल मेडिसिन ही होगी। ये एलिक्सिर, जिसे क्लाउड पियर्सिंग क्लैरिटी वुड कहते हैं, बेहद दुर्लभ चीजों से बनाया जाता है। सीक्रेट रियलम में मिलते रेयर हर्ब्स, दिव्य जानवरों की शुद्ध सोर्स पावर और फैंटम बीस्ट की इलेसिव एसेंस। इसे पीने पर न सिर्फ ताजे घाव ठीक होते हैं, बल्कि पुराने जख्म और गहरी चोटें भी भर जाती हैं। साथ ही ये सोर्स पावर को भी बूस्ट करता है। इसकी सामग्री इतनी रेयर और प्रक्रिया इतनी कॉम्प्लेक्स है कि ऐसे एलिक्सिर मिलना लगभग नामुमकिन होता है। इसे पीते ही झीक अपने शरीर में इसके फौरन असर से दंग रह गया। ये सच में स्पिरिट मेडिसिन है क्या? उसने रैंक से पूछा। रैंगस ने कहा कि उसे स्पिरिट मेडिसिन क्या होती है ये नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि एल ड्रैगन परिवार की दवाइयां बाहर मिलने वाली किसी भी पोषण से लाख गुना बेहतर होती हैं। फिर उसने पूछा कि पोषण का असर देखकर झीक इतना हैरान क्यों है? अरे भाई, हैरान तो होऊंगा ही, झीक बोला। इसने मेरे गंभीर जख्म भी ठीक कर दिए और ट्रेनिंग से हुई थकावट भी मिटा दी। फिर भी झीक ने नोटिस किया कि स्पिरिट मेडिसिन की तरह यह पोषण उसके सोर्स पावर को बूस्ट नहीं कर रहा था। रैंक्स की तरफ से देखा जाए तो वो खुद झीक की ताकत देखकर और भी हैरान था, जिस पर झीक हंस पड़ा और बोला, अरे यार मजाक मत कर। झीक ने मन ही मन सोचा कि इस पोषण का अस्तित्व दिखाता है कि पिछले 1000 सालों में नॉलेज कितनी आगे बढ़ चुकी है। रैंक्स ने फिर से झीक की ताकत की तारीफ की और झीक ने गर्व से कहा कि उसका सपना है कि वो सबका सबसे ताकतवर बने। जल्दी ही परीक्षक ने ऐलान किया कि रेटिन और उसके साथी भी टेस्ट पास कर चुके हैं। झीक को इसकी उम्मीद थी, लेकिन फिर रैंगस का नंबर आया और वो डर के मारे कांपने लगा। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सामने आया। उसकी कड़ी सी मुद्रा देखकर झीक ने सोचा कि रैंगस इतना नर्वस क्यों है। फिर उसे जोर से हौसला दिया, अपने ऊपर भरोसा रख। शर्मिंदा होकर रैंगस ने कहा कि जरा आवाज कम करो। जब रैंगस ने अपनी हथियार के रूप में तलवार चुनी तो झीक ने ध्यान से देखा और सोचा कि वो क्या कर रहा है। जैसे ही परीक्षक ने संकेत दिया, रैंगस ने पत्थर पर हमला किया, लेकिन उम्मीद के मुताबिक अरब पहली कोशिश में फेल हो गया। दृढ़ निश्चय के साथ वह फिर खड़ा हुआ, दूसरी कोशिश करने लगा, लेकिन उसका वार पत्थर से टकरा गया और संतुलन खोते ही गिर पड़ा। पत्थर की रिफ्लेक्टिव क्षमता से उसके हाथ कांप रहे थे। रेटिन और उसके गिरोह ने जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। कहने लगे कि बस वैसा ही हुआ जैसा उन्होंने सोचा था। एक नाजायज ड्रैगन का बेटा भी बस नाजायज ड्रैगन ही हो सकता है। उन्होंने उसे मजाक उड़ाया और कहने लगे कि हार मान ले। रेटिन ने झीक पर ताने कसे, ये वही आदमी है जो पास कर सकता है? और क्या रैंगस सच में हमसे ज्यादा ताकतवर है? झीक ने कुछ पल चुप्पी साधी, फिर बोला कि अब बकवास बंद करो। परीक्षक ने रैंगस को बताया कि उसके पास सिर्फ एक मौका बचा है। क्या वह अभी भी जारी रखना चाहता है? रैंगस जवाब नहीं दे सका। शर्म और दूसरों की ताने उसके ऊपर भारी पड़ गए। उसने सिर झुका लिया, लेकिन फिर झीक उसके पास आया और पूछा, क्या कर रहा है तू? तलवार क्यों उठाई है? भाला क्यों नहीं? बिना प्लान के परीक्षा देना क्यों? रेटिन मजाक उड़ाता रहा, देखते हुए कि झीक ने रैंक्स को बताया कि उसकी मौजूदा कंडीशन में चाहे कितनी भी कोशिश करे, पत्थर पर खरोंच भी नहीं आएगी। रेटिन और उसके गिरोह ने फिर हंसकर कहा कि झीक मूर्ख है। याद दिलाया कि रैंक्स को भाला चलाना कुछ पता नहीं। उसके कमजोर पिता ने केवल तलवार सिखाई थी और अब हथियार बदलना कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन झीक ने उनकी तानों को इग्नोर किया और परीक्षक से पूछा कि क्या हथियार बदलना नियम के खिलाफ है? परीक्षक ने कहा कि नहीं। तो फिर तू किस्मत वाला है। झीक मुस्कुराया। उसने रैंक्स की तरफ देखा और पूछा, क्या मुझ पर भरोसा है?
रैंक्स के दिमाग में अपने और पिता की सारी अपमानजनक यादें आईं। दांत कसते हुए वह खड़ा हुआ और कहा कि वो झीक पर भरोसा करेगा। वह भाले के साथ वही करेगा जो झीक ने कहा। रैंक्स ने बताया कि उसके पिता कभी ड्रैगन नेस्ट में दाखिल नहीं हो पाए थे, इसीलिए लोग उन्हें नाजायज ड्रैगन कहते और मजाक उड़ाते थे। लेकिन सभी अपमानों के बावजूद उसके पिता ने सब सहकर रैंक्स को ठीक से पाला। इसलिए रैंक्स ने कसम खाई कि वो सबको साबित करेगा कि वो रैंक्स पिता की मेहनत से पाला गया बेटा भी एक असली ड्रैगन है। उसने फिर से खड़ा होकर भाले को कसकर पकड़ा और घोषित किया कि आज वो साबित करेगा कि न वो और न उसके पिता नकली ड्रैगन हैं। उसने यह भी समझ लिया कि अगर उसने फिर तलवार से कोशिश की तो नतीजा वही होगा जो पहले हुआ। इसलिए इस बार उसने पूरी तरह झीक पर भरोसा करने का फैसला किया। बस एक ही प्रॉब्लम थी, उसे भाले का इस्तेमाल करना नहीं आता। झीक ने रैंक्स को आवाज लगाई और जैसे ही उसने जादुई पत्थर की ओर इशारा किया, उसने रैंगस से कहा कि अब बस इतना ही करना है, बाकी सब भूल जाओ। बस भाले को सीधे पत्थर में धकेलो, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, बस सीधे छेद कर दो। झीक ने पक्का कहा। रैंगस ने भाले को कसकर पकड़ा। उसे पता था कि आम हालात में सीधे पत्थर में भाला घुसाना नामुमकिन था, खासकर क्योंकि इसमें मजबूत रीजनरेशन एलिमेंट था। लेकिन झीक पहला इंसान था जिसने उसके लिए खड़ा हुआ, भले ही वे उसी दिन मिले थे और ये उसके लिए कुछ नया और अनजान था। इसी वजह से उसने पूरा भरोसा झीक पर रखा और अपनी ताकत पर विश्वास किया। इस बार उसने अपना सोर्स पावर भाले में भर दिया और तुरंत कुछ अजीब महसूस किया। सालों से वो तलवार चला रहा था, लेकिन कभी इतना सोर्स एनर्जी उसमें नहीं लगा पाया, जबकि अब वह भाले में आसानी से कर पा रहा था। एक दृढ़ निश्चय के साथ रैंगस ने अपनी पूरी ताकत निकालकर पत्थर पर वार किया। रेटिन हंसते हंसते मरने वाला था, कह रहा था कि जैसा उसने कहा था, क्या हथियार बदलने से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन रैंगस रुका नहीं। उसने कुछ अलग महसूस किया, कुछ शक्तिशाली। भाला उसके हाथ में उसके शरीर का हिस्सा जैसा लगने लगा। फिर जैसे ही उसने पूरी ताकत से भाला आगे धकेला, भाला जादुई पत्थर में पूरी तरह घुस गया। रेटिन और उसके गिरोह के चेहरे पर शौक अमूल्य था। यहाँ तक कि परीक्षक भी हैरानी छुपा नहीं पाए। जो उन्होंने अभी देखा उससे खुश थे। रैंक्स ने सिर्फ पत्थर पर खरोंच नहीं की, उसने उसे पूरी तरह चीर दिया। झीक ने तुरंत उसकी तारीफ की। रैंगस खुद भी विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने ये कर दिखाया। और जब परीक्षक ने आधिकारिक रूप से पास होने की घोषणा की, तब भी रैंगस ने आश्चर्य में पूछा कि क्या सच में उसने पास किया। झीक मुस्कुराया, उसका कंधा पकड़कर कहा कि हाँ, सच में। खुशी से ओवरफ्लो होते हुए रैंगस झीक को कसकर गले लगा लिया। बार बार चिल्लाता रहा कि उसने कर दिखाया, टेस्ट पास कर लिया। रेटिन का ग्रुप इसे लकी स्टाइल मानकर इनकार कर रहा था, लेकिन रेटिन खुद चुप रहा। गुस्से से कांपते हुए वो स्वीकार नहीं कर सका कि जैसा झीक ने कहा, रैंक्स वास्तव में उनसे ताकतवर था और उसका रिजल्ट बेहतर था। परीक्षक ने फिर घोषणा की कि टेस्ट आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और प्रवेश समारोह थोड़ी देर में शुरू होगा। झीक ने तुरंत पूछा कि क्या टेस्ट सच में खत्म हो गया। रैंक्स ने कहा कि लगता है हाँ, लेकिन ड्रैगन नेस्ट में प्रवेश के बाद शायद और टेस्ट होंगे। जल्द ही एक ग्रुप आदमी अंधेरे हॉलवे से बाहर निकला और जब वे रोशनी में आए, परीक्षक ने घोषणा की कि अब एल्ड्रेगन परिवार का हेड पास होने वालों को बधाई देने के लिए स्पीच देंगे। झीक ने जैसे ही उस आदमी को देखा, पूछा कि ये ठंडे अंधेरे एक्सप्रेशन वाला कौन है। रैंगस साफ नर्वस बोला कि यही परिवार का हेड है। यही परिवार का हेड है, झीक बोला, लेकिन ये इतना सखर्त क्यों दिख रहा है? मुस्कुरा भी नहीं रहा, बर्फ से भी ठंडा लगता है। रैंक्स ने तुरंत झीक का मुंह ढकते हुए फुसफुसाया कि चुप रहना बेहतर होगा। बार बार कहा कि बोलना बंद करे। झीक ने सिर हिलाया। फिर जब उसने ग्रुप को देखा, उसने कहा कि ये लोग एल्ड्रेगोन परिवार की मौजूदा ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें कुछ 7 स्टार लेवल के हैं, जबकि बाकी 6 स्टार। झीक ने उनके ताकतवर होने की इंप्रेशन ली, खासकर जब उसने देखा कि मौजूदा परिवार का हेड बालसा एल्ड्रेगन 8 स्टार लेवल का पावर हाउस था। 1000 साल पहले बस कुछ ही लोग इस लेवल तक पहुंचे थे। फिर भी झीक को इस नए जमाने में पता नहीं था कि कितने लोग ऐसे हैं। मुझे ये परिवार का हेड पसंद नहीं, झीक ने खुद से कहा। लेकिन उससे ज्यादा बोलने से पहले रैंक्स ने फिर से उसे चुप रहने की कोशिश की। झीक ने लंबी सांस ली और सोचा कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस लाइफ में ये आदमी उसका पिता होगा। बालसा के शरीर से एक डार्क फायर जैसा ऑरा निकल रहा था, जिससे पूरा एरिया भारी महसूस होने लगा। परीक्षक ने जल्दी से सभी को शांत रहने का ऑर्डर दिया, क्योंकि मास्टर बालसा बोलने वाले थे। जब बालसा आगे बढ़ा, उसने बस कुछ ही शब्द कहे, सबको एल्ड्रेगन परिवार का असली लहू और मांस बनने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही उसने बात की, उसके ऑरा का डरावना प्रेशर हॉल में फैल गया। झीक पर इसका असर नहीं हुआ, लेकिन कई परीक्षार्थी डर के मारे कांपने लगे। कुछ सांस लेने में भी मुश्किल महसूस कर रहे थे, क्योंकि उनके शरीर उस भारी प्रेशर के नीचे जम गए थे। झीक ने देखा कि रैंक्स भी प्रभावित हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि लोग कितनी आसानी से परिवार के हेड की प्रेजेंस से हिल जाते हैं। उससे भी ज्यादा झीक ने बालसा के ऑरा में एक गहरी नफरत महसूस की। कारण नहीं पता था, फिर भी वह आदमी पसंद नहीं आया जिसे माना जा रहा था कि उसका पिता है। जैसे ही बालसा ने मुंह मोड़ा, एक और आदमी आगे आया और सबका ध्यान खींचा। उसके बाल सुनहरे थे और उसने खुशी खुशी बालसा का धन्यवाद किया। उसने कहा कि मास्टर बालसा को हम सभी से ऊंची उम्मीदें हैं और जैसे उसका मास्टर, वह भी अपनी स्पीच छोटी रखेगा। झीक सोच रहा था कि यह आदमी कौन है।
तभी उसने सबको बस कड़ी मेहनत करने और मजबूत होने की बात कही। बस इतना ही? एक परीक्षक ने फुसफुसाया। आदमी मुस्कुराया और कहा कि जो लोग छोटी चीजों की ज्यादा चिंता करते हैं उनके बाल जल्दी झड़ते हैं, इसलिए वह लंबी स्पीच से समय बर्बाद नहीं करेगा। झीक को समझ नहीं आया कि इसमें समस्या क्या है, लेकिन कम से कम हॉल का माहौल हल्का हो गया। परीक्षक ने फिर घोषणा की कि नए छात्रों को अब उनके डॉर्मेट्री में असाइन किया जाएगा। जिनका नंबर बुलाया गया उन्हें तुरंत वहां जाना होगा। झीक ने पूछा कि क्या सभी एक ही डॉर्म में नहीं रहेंगे? रैंक्स ने बताया कि 4 डॉर्म हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। हर छात्र जो अकादमी में शामिल हुआ उसे इन 4 हॉल में से किसी एक में रहने की अनुमति थी। जब झीक का नंबर बुलाया गया उसने खड़ा होकर रैंगर्स को अलविदा किया और ईस्ट हॉल के लिए गया। कॉरिडोर से गुजरते हुए उसने कहा कि पिछले 1000 सालों में इस जगह में बहुत कुछ बदल गया। अपना कमरा ढूंढते हुए उसने कहा कि शायद वह रास्ता भटक गया था क्योंकि पहुंचने में समय लग गया और उसका रूममेट शायद पहले ही पहुंच गया होगा। जब उसने दरवाजा खोला उसने अपने नए रूममेट को हंसते हुए चीयर्स कहा और लेट होने के लिए माफी मांगी। फिर उसने कहा कि आज से वे एक ही कमरे को शेयर करेंगे और हैरानी की बात यह थी कि उसका नया रूममेट कोई और नहीं बल्कि रैंगर्स खुद था। झीक हंसा और कहा कि लगता है तकदीर बार बार उन्हें जोड़ती रहती है। उसने पूछा कि क्या आज और कुछ शेड्यूल है और रैंक्स ने कहा कि उनकी ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। ओह ठीक है, झीक ने कैजुअली कहा। और रैंक्स ने पूछा कि क्या उसने पहले परीक्षक की स्पीच नहीं सुनी। झीक ने माना कि उसने जानबूझकर नहीं सुनी। रैंक्स ने लंबी सांस ली और कहा कि जल्दी सो जाना चाहिए क्योंकि कल से ट्रेनिंग शुरू होगी। झीक खिड़की से बाहर देखते हुए एल्ड्रागोन परिवार से भागने और दुनिया घूमने के अपने प्लान के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब झीक ने उस एन्चेंटेड स्टोन के रीजेनरेटिव प्रॉपर्टीज और हीलिंग पोटियन के बारे में जाना तो उसे एहसास हुआ कि उसने एग्जाम के दौरान कई इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कवर की हैं। और अगर वह सच में पिछले 1000 सालों में हुई सारी चेंजेस को समझना चाहता है तो शायद एल्ड्रागन परिवार के साथ थोड़े टाइम के लिए रहना इतना बुरा आइडिया नहीं होगा। 1 महीने के बाद अकादमी में उनका ट्रेनिंग और भी हार्ड हो गया, दोनों हाथों में भारी डंबल्स पकड़ते हुए। और इंस्ट्रक्टर ने समझाया कि जो ड्रैगन ब्रेथ वह सिखा रहे हैं वह 15वें एल्ड्रागन परिवार हेड द्वारा बनाई गई सबसे इंपॉर्टेंट तकनीक में से एक है और हर हालत में इसे मास्टर करना अनिवार्य है। इंस्ट्रक्टर का ध्यान कुछ स्टूडेंट्स पर गया और उसने नोटिस किया कि कुछ ने पहले ही ड्रैगन ब्रेथ मास्टर कर लिया है। खासकर वह यंग महिला जिसे वह मास्टर लिया कहता है, उसकी ओवरफ्लोइंग एनर्जी से पता चला कि वह 2 स्टार लेवल के करीब है। लेकिन उसके अलावा एक और स्टूडेंट का ध्यान गया और वह खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वह क्या देख रहा है। झीक ट्रेनिंग कर रहा था, न केवल डंबल्स पकड़ते हुए बल्कि अपने सिर और आर्म्स पर बड़े स्टोन्स बैलेंस करते हुए। इंस्ट्रक्टर ने डिसबिलीफ में खुद से कहा कि परिवार हेड का खून सच में झीक की नसों में दौड़ रहा है। हालांकि कहा जाता है कि झीक को बचपन से कभी कुछ सिखाया नहीं गया, इसलिए अब जो कुछ भी वह देख रहा था उसे अनफेमिलियर लग रहा था। झीक दूसरी ओर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि जिसे वह कभी ड्रैगन किंग की ब्रीदिंग तकनीक कहता था उसे बाद के परिवार हेड्स ने आगे डेवलप किया और अब यह फैमिली की अन्य ब्रांचेस को भी सिखाई जा रही है। झीक के हिसाब से ब्रीदिंग तकनीकें ऐसी मेथड्स हैं जो आसपास की सोर्स पावर को बॉडी में इकट्ठा करती हैं और जब इसे सर्कुलेट किया जाता है तो ये व्यक्ति की इनर एनर्जी को स्ट्रांग बनाती है। इन तकनीकों की इफेक्टिवनेस व्यक्ति की एबिलिटी और इंटेलेक्ट पर डिपेंड करती है। यही वजह है कि इस दुनिया के ग्रेट फैमिलीज अपनी तकनीकों को सीक्रेट रखते हैं, आउटसाइडर्स या ब्लड लाइन से बाहर वालों को कभी नहीं सीखने देते। झीक ने यह भी महसूस किया कि ड्रैगन ब्रेथ एक सेफ और सिंपल तकनीक है, मास्टर करने में आसान, लेकिन अगर इसे केवल आराम करते समय इस्तेमाल किया जा सके तो उसके लिए यूजलेस थी। उसकी अपनी वर्जन ऑफ ब्रीडिंग तकनीक उसे मूव करते समय भी आसपास की सोर्स पावर को मैनिपुलेट करने देती थी, जिससे यह एक्चुअल कॉम्बैट में ज्यादा कॉम्प्लेक्स और पावरफुल थी, लेकिन सीखने में भी बहुत कठिन थी। केवल कुछ ही लोग इसे मास्टर कर पाए थे और उसने सोचा कि वर्तमान जनरेशन ने उसकी ओरिजिनल वर्जन को सिंप्लीफाई किया होगा ताकि फैमिली की ब्रांच मेंबर्स भी इसे सीख सकें, और इस डिसीजन ने स्पष्ट रूप से एल ड्रैगन फैमिली को स्ट्रांग बनाने में मदद की। झीक अजीब सेटिस्फैक्शन महसूस कर रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो तकनीकें उसने पहले डिस्कवर की थीं, उनका 1000 साल बाद भी असर होगा, और यह सोचकर वह अम्यूज्ड हो गया कि क्या उसकी दूसरी मार्शल आर्ट तकनीकें भी समय के साथ इवॉल्व हुई होंगी। इंटरेस्टिंग, उसने खुद से कहा। वहीं लेका दूर से चुपचाप झीक को अनऑब्जर्व कर रही थी। बाद में कैफेटेरिया में अन्य स्टूडेंट्स झीक के खाने की मात्रा देखकर एस्टोनिश्ड थे। जैसे ही वह अपना मील खत्म कर रहा था उसने रैंक्स को चुपचाप बैठे देखा और पूछा, क्या हुआ? अगर तुम नहीं खाओगे तो स्ट्रांग नहीं बनोगे। रैंक्स ने सिर्फ पूछा कि क्या झीक को उसकी स्टेमिना स्ट्रेंज नहीं लगती। बस इतना। झीक ने कहा, अगर तुम स्ट्रांग बनना चाहते हो तो तुम्हें ज्यादा खाना पड़ेगा, और भाई ट्रेनिंग ऑन हार्ड कर, खुद को पुश कर। झीक ने रैंक्स को अपना खाना भी ऑफर किया, लेकिन रैंक्स ने पोलाइटली मना कर दिया, बोलते हुए कि उसे काफी हो गया। झीक सोच रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स तो अकादमी में एंटर होने से पहले ही काफी वेल ट्रेंड थे। तभी अचानक एक लड़की उनके पास आई। तुम वाकई इंप्रेसिव हो, लीका ने कहा। उसका टोन शांत लेकिन कॉन्फिडेंट था। झीक ने ब्लिंक किया और कैजुअली पूछा, और तुम कौन हो? रैंक्स तुरंत अपने खाने में चोक करते हुए नर्वसली व्हिस्पर करने लगा, तुम नहीं जानते कौन है वो मास्टर लिया है, फैमिली हेड लॉर्ड बालजा की बेटी। ओह, झीक ने बिना इंटरेस्ट ले कहा, और अब मैं क्या करूं? मैं उसे नहीं जानता। रैंक्स पसीना बहाते हुए बोला, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। मास्टर लिया एलडीआर फैमिली के नेक्स्ट फैमिली हेड बनने की कैंडिडेट है, इसे तुम कैजुअली नहीं बोल सकते। ऐसा है?
जीक ने रिप्लाई किया, खैर मैं भी फैमिली हेड का बच्चा हूं, वैसे तो इलिगिटिमेट। रैंक्स शॉक में फ्रीज हो गया, जबकि लीका ने उसे क्यूरियसली देखा। सच में तुम फैमिली हेड का इलिगिटिमेट सन हो? नैरेटर की आवाज में बताया गया कि लीका टाइफेन एलरैगन एलडीआर फैमिली की इनहेरिटेंस कैंडिडेट अब झीक के सामने खड़ी थी। मैं क्यों झूठ बोलूं? झीक ने कॉन्फिडेंटली रिप्लाई किया, रैंक्स की तरफ मुड़ते हुए। स्टेयरिंग बंद करो और अपना खाना खाओ। लीका और रैंगस दोनों चुप हो गए। फिर लीका ने अचानक स्माइल किया। तुम वाकई इंटरेस्टिंग हो, उसने कहा और उसके बगल में बैठ गई। कैसा रहेगा अगर तुम मेरे तहत सर्व करो? मैं तुम्हें अपना फॉलोअर बनाऊंगी। झीक ने ब्राउज उठाया। इसका मतलब क्या है? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ ज्वाइन करो, मेरी एलाय बनो और मैं तुम्हारी बैकर बनूंगी। हर इलिगिटिमेट चाइल्ड को एलायज और इन्फ्लुएंस चाहिए ना। अपनी स्ट्रेंथ का यूज करो ताकि मैं नेक्स्ट फैमिली हेड बन सकूं, और जब मैं बन जाऊं मैं तुम्हारे सपने पूरे करूंगी। झीक ने बिना हिचकिचाए फ्लैटली कहा। नहीं। लीका ने फिर से फ्राउन किया। क्यों नहीं? ये मत बोलो कि तुम खुद फैमिली हेड बनना चाहते हो। और हमें हल्की क्रैकलिंग एनर्जी फ्लेयर हुई। झीक समझ गया कि वह 2 स्टार लेवल के करीब है। उसके एज के लिए यह काफी इंप्रेसिव था। फिर भी झीक शांत रहा। तुम सोचो और करो जो चाहो, लेकिन मुझे फैमिली हेड या किसी टाइटल में कोई इंटरेस्ट नहीं। क्यों? लीका ने ठंडे अंदाज में पूछा। झीक ने अपनी नाइफ टेबल में स्टैब की। क्योंकि मुझे किसी के अंडर सर्व करने की जरूरत नहीं है। मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। कैफेटेरिया में साइलेंस छा गया। यहाँ तक कि लीका भी विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने क्या फील किया। रैंक्स तुरंत टेंशन कम करने के लिए बीच में आया और दोनों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन लीका टाइप की नहीं थी जो पीछे हटे। शर्म और गुस्से में उसने झीक को ड्यूएल के लिए चैलेंज करने का डिसीजन लिया। झीक को कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने बस खाना जारी रखा। कुछ ही देर बाद कैंपस में हंगामा फैल गया। वे कहाँ जा रहे हैं? एक स्टूडेंट ने पूछा। ट्रेनिंग ग्राउंड्स के लिए। दूसरे ने रिप्लाई किया। नेक्स्ट जनरेशन के बीच ड्यूएल होने वाला है। मास्टर लीका खुद लड़ रही है। क्या? मास्टर लिया टाइफेन फैमिली से? किसी ने एक्सक्लेम किया। कौन इतना ब्रेव है उसे चैलेंज करने के लिए? जब वे ट्रेनिंग ग्राउंड्स पहुंचे, सभी आपस में फुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि आखिर उसके सामने कौन खड़ा होगा। जीक को यकीन ही नहीं हो रहा था कि लीका वाकई ड्यूएल के लिए सीरियस है। तुम ठीक हो इस सब के लिए? रैंक्स नर्वस होकर पूछता है। तुम मास्टर लिया से लड़ने वाले हो? मास्टर कहो या कुछ भी, मुझे नहीं पता कौन है वो। झीक ब्लंटली रिप्लाई करता है। रैंक्स साई करता है। कम से कम रिस्पेक्ट दिखाओ अब जब मैं जानता हूँ कि तुम भी फैमिली हेड के बेटे हो। जो करना है करो, झीक कहता है। फिर भी रैंक समझाने की कोशिश करता है। अब सबसे जरूरी है कि तुम समझो कि तुम्हारे सामने कौन है। मास्टर लिया कोई आम इंसान नहीं है। वो लॉर्ड बाल्जा एलरैगन की बेटी है और टाइफेन फैमिली का भी खून है, जो 4 ग्रेट फैमिली में से एक है जो एलरैगन्स को सपोर्ट करती है। वो प्रोडिजी है जिसने छोटी उम्र में टाइफेन फैमिली की हेरिडिटरी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक मास्टर कर ली थी। उसके पिता के अन्य बच्चों की तरह ही उसमें भी डरावना टैलेंट है। झीक सिर टिल्टेड करके कहता है। मैंने सिर्फ इतना समझा कि वो फैमिली हेड की बेटी है, बाकी कुछ नहीं। रैंक्स आंखें फाड़ कर देखता है। तुम ये सब कैसे नहीं जानते? झीक प्लेन और ग्रिन के साथ बोलता है। तो मुझसे मत पूछो। अब जब मुझे कुछ भी नहीं पता उसके बारे में तो फाइट बस और मजेदार होगी। रैंक्स बस साई कर सकता है, वरिंग की चाहे झीक कितना भी स्ट्रांग हो। मास्टर लिया बिल्कुल अलग लेवल पर है। तुमने चैलेंज क्यों एक्सेप्ट किया? रैंक्स पूछता है। मैं कभी फाइट से नहीं भागता, झीक कहते हुए जवाब देता है। और लगता है मेरा चैलेंजर भी रेडी है। उसी पल लीका अपनी स्वॉर्ड फर्मली जमीन में प्लांट कर खड़ी होती है। उसकी ऑरा फ्लेयर करती है, हल्की लाइटनिंग क्रैकलिंग के साथ। तुम दोनों बात कर चुके हो? वह ठंडे अंदाज में पूछती है। झीक रिप्लाई करता है कि वह रेडी है। रैंक्स डर और शॉक में ट्रेम्बल करता हुआ तुरंत उनसे दूर भागता है, झीक को चेतावनी देते हुए कि लड़ाई में सावधान रहे। झीक फिर लीका की तरफ मुड़ता है और पूछता है कि वह इतनी डिटरमाइंड क्यों है फाइट करने के लिए। लीका एक्सप्लेन करती है कि वह एलरैगन फैमिली की नेक्स्ट फैमिली हेड बनना चाहती है और इसके लिए उसे झीक को हराकर अपना फॉलोअर बनाना है। इसका मतलब क्या है? झीक पूछता है, सोचते हुए कि उसका उसके फैमिली हेड बनने के सपने से क्या कनेक्शन है। लीका सवाल करती है कि क्या उसे सच में उनके फैमिली की मौजूदा सिचुएशन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, और क्या इसलिए वह इतना अनअवेयर है क्योंकि वह इलिगिटिमेट है। झीक सिंपली जवाब देता है कि उसे पता नहीं, उसकी नॉलेज लिमिटेड है। इसी कारण लीका एक्सप्लेन करने लगती है कि उनके बीच दोनों को मिलाकर कुल 5 कैंडिडेट्स हैं फैमिली हेड बनने के लिए। झीक को छोड़कर उसके सारे सिबलिंग्स 4 मेजर ब्रांच फैमिली से जुड़े हैं। फैमिली हेड का पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये ब्रांचेस में कॉन्फ्लिक्ट का सोर्स बन गया। इसी वजह से झीक के सिबलिंग्स ड्रैगन नेस्ट में पढ़ने गए हैं और अपने रिस्पेक्टिव फैमिली का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चूंकि सक्सेशन के लिए फाइट इंटेंस कंपटीशन में बदल गया है, लीका को स्ट्रॉन्ग एलाइज की जरूरत थी अपने बड़े भाइयों के खिलाफ। झीक जल्दी समझ गया कि ये एलरैगन फैमिली की 4 मेन ब्रांचेस के बीच पावर स्ट्रगल है। इसे समझना उसके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड था और उसने डिसाइड किया कि शायद वह इसे समझना भी नहीं चाहता। लीका फिर कहती है कि एक फैमिली हेड की कैंडिडेट होने के नाते उसे न केवल अपनी नॉलेज और पावर बढ़ानी है, बल्कि स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स इकट्ठा करके अपनी इन्फ्लुएंस भी बढ़ानी है। बिना और बोले वह सीधे झीक की तरफ चार्ज करती है, डिक्लेयर करते हुए कि वह उसे अभी और वहीं हराकर अपना सबऑर्डिनेट बनाएगी। झीक ने आसानी से लीका के पावरफुल स्ट्राइक और उसके बाद आई अटैक की फ्लरी दोनों को डॉज कर दिया। फिर भी लीका ने उसे बचने नहीं दिया। ऑनलुकर्स को यकीन ही नहीं हो रहा था जो वो देख रहे थे। उनकी मूवमेंट्स की स्पीड अनबिलीवेबल थी। लीका के स्ट्राइक उसके भारी ग्रेट स्वॉर्ड के बावजूद इतनी स्मूथ और रैपिड थी कि ऑलमोस्ट एफर्टलेस लग रही थी।
जैसे ही उन्होंने सिबलिंग्स की फाइट देखी, क्राउड मरमर करने लगी। लीका के सोर्स पावर पर उनके प्रिसाइज कंट्रोल की तारीफ करने लगी, नोट करते हुए कि उसके स्ट्राइक समय के साथ तेजी और ताकत में बढ़ रहे हैं। सब बस ट्रू डॉटर ऑफ द फैमिली हेड के पावर को एडमायर कर सकते थे। कुछ तो कहने लगे कि फाइट का रिजल्ट पहले से ऑब्वियस है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि लीका खुद फ्रस्ट्रेटेड हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जीक हर अटैक को कैसे डॉज कर रहा है, या क्यों लगता है जैसे वो बस उसके साथ खेल रहा है। रैंगस, जो डिस्टेंस से देख रहा था, अमेज्ड हो गया। उसकी अर्लियर वरीज फेड हो गईं जब उसने देखा जीक की काम मूवमेंट्स। जीक ने कहा कि लीका जिस मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल कर रही है वो कुछ अलग ही है। उसने एडमिट किया कि उसकी मूवमेंट्स किसी ऑर्डिनरी 1 स्टार फाइटर से कहीं फास्टर हैं। लेकिन लीका इरिटेटेड होकर चिल्लाई कि वो बात करना बंद करे और फाइट पर फोकस करे। जीक ने अपना फिस्ट क्लेंच किया और कहा कि वो ऑलरेडी फोकस्ड है और इसी वजह से वो इतनी पावरफुल स्ट्राइक आसानी से अनलीश कर सकता है। उसका पंच सीधे लैंड हुआ और लीका तुरंत गैग कर गई। वो नीज पर गिर गई, अपनी सोर्ड और स्टमक पकड़ती हुई पेन में। स्पेक्टेटर्स गास्प्ड और विस्पर करने लगे, सोचते हुए कि झीक ने कैसे अवॉइड किया सभी अटैक्स, और ये मिस्टीरियस बॉय आखिर है कौन। जब लीका उठने की कोशिश कर रही थी, उसने पूछा कि उसकी कोई स्ट्राइक क्यों नहीं लगी। अन्य 1 स्टार फाइटर्स की तुलना में वो बहुत फास्ट थी। लॉजिकली झीक उसके साथ नहीं चल पाना चाहिए था। झीक ने एडमिट किया कि वो वास्तव में फास्टेस्ट 1 स्टार है जिसे उसने कभी देखा, लेकिन उसकी आंखों में वो अभी भी सिर्फ 1 स्टार है। तुम भी 1 स्टार हो, लीका स्नैप्ड, कहती हुई कि झीक उसकी स्पीड और मूवमेंट्स को मैच नहीं कर सकता। सिंपल रीजन है, झीक ने रिप्लाई किया। तुम्हारी ब्रीदिंग, आंखों की मूवमेंट, मसल्स की शिफ्ट, मैं सब पढ़ सकता हूँ। ये सब एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। डोंट मेक मी लाफ, लीका चिल्लाई, अनदर फास्ट स्ट्राइक लॉन्च करते हुए। लेकिन झीक ने आसानी से फिर डॉज किया और कहा, जैसे अभी मैंने कहा, मैं तुम्हारे हर मूव को देख सकता हूं और पढ़ सकता हूं। अगले ही पल उसने एक और पावरफुल अटैक लॉन्च किया जो लीका को वॉल में वायलेंटली क्रैश कर दिया। स्पेक्टेटर्स शॉक में चिल्लाए, लीका सच में हारी? मास्टर जीक, ये अमेजिंग था, आपने मास्टर लिया को हरा दिया, रैंगस एक्साइटमेंट में शाउटेड। लेकिन जीक कामली कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ, उनकी फाइट अभी भी जारी है। धूल सेटल्ड होने के बाद लीका फिर से खड़ी हुई, ब्रूज्ड लेकिन डिफाइंट। जीक ने नोट किया कि उसने अपना सोर्स पावर कोर में फोकस किया, जिससे वो उसका अटैक एंड्योर कर सकी बिना सीरियस डैमेज के। उसने हल्की मुस्कान दी और एडमिट किया कि लीका सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़की है। इनफ मास्टर ली, रैंक्स ने प्लीडेड, लेकिन झीक ने उसे पीछे हटने को कहा, वार्निंग देते हुए कि वो नेक्स्ट एक्सचेंज में फंस सकता है। झीक ने तुरंत महसूस किया कि लीका से एक जबरदस्त ऑरा फ्लो हो रही है। उसने सोचा कि शायद उसने अभी अभी 2 स्टार लेवल अचीव किया है। स्पेक्टेटर्स ने भी ये नोटिस किया और ये कोई गलतफहमी नहीं हो सकती थी। उसके बॉडी पर ग्लोइंग मार्क ये साबित कर रहा था कि वो सच में 2 स्टार बन चुकी थी, व्हाइट ऑरा के साथ। 2 स्टार लेवल वो स्टेज है जहां कोई अपने सोर्स पावर को मार्शल आर्ट्स में चैनल कर सकता है, उसे अपने बॉडी के बाहर भी मैनिफेस्ट कर सकता है। लीका ने झीक का धन्यवाद किया, कहकर कि उसके वजह से उसने एक्सपेक्टेड से जल्दी 2 स्टार लेवल अचीव कर लिया। लेकिन उसी वजह से उसने डिक्लेयर किया, अब तुम्हारे जीतने की कोई चांस नहीं बची। अपनी ब्लेजिंग ऑरा के साथ उसने चार्ज किया झीक की ओर। उसका ग्रेट स्वॉर्ड रेडिएंट पावर से सराउंड था। झीक सिर्फ हंसा और जेन्युइनली थ्रिल्ड लग रहा था। तुमने सच में इंप्रूव किया है, उसने एक्साइटमेंट में कहा, और एक और रैपिड स्ट्राइक डॉज करते हुए। तुम्हारी स्पीड अब इनक्रेडिबल है। लेकिन उसकी एक्सप्रेशन अचानक बदल गई जब उसने अपनी चीक पर स्टिंग महसूस किया, एक शैलो कट। मैंने डॉज किया था ये अटैक, झीक ने इंटरनली सोचा। लीका ने स्मर्क किया और पूछा, क्या अब उसे फाइनली उनकी स्ट्रेंथ का अंतर दिख रहा है? ये मेरी ट्रू एबिलिटी है, उसने प्राउडली कहा। अब जब मैं फुल 2 स्टार बन चुकी हूँ और अपनी ऑरा पा चुकी हूँ, मैं तुम्हें दिखाऊंगी ट्रूथ अंडर ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक की असली ताकत। ओह, तो मुझे देखने को मिलेगा एक मार्शल आर्ट जिसे मैंने कभी नहीं देखा, झीक ने एक्साइटमेंट में मुस्कुराते हुए कहा। उसके लिए ये फाइट का सबसे थ्रिलिंग और मजेदार पल बन रहा था। अचानक लीका ने लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक अनलीश की, लाइटनिंग फ्लैश के साथ। उसकी सोर्ड क्रैकलिंग विद ब्लाइंडिंग गोल्डन एनर्जी, और वो चार्ज करती है आगे। झीक इंस्टेंटली लाइटनिंग के स्टॉर्म में एनवलप हो गया। फोर्स्ड बैक होकर उसने चिल्लाया, वेट अ सेकंड, ये क्या टेक्निक थी? तुम लाइटनिंग को ऐसे मैनिपुलेट कैसे कर सकती हो? क्या ये स्पारिंग मैच के लिए बहुत ज्यादा नहीं है? लीका ने स्मर्क किया, अपनी सोर्ड जमीन में ड्राइव करते हुए, और गोल्डन लाइट के सर्ज के साथ। तुम सरप्राइज लग रहे हो, उसने कामली कहा, और एक और मूव समन किया, लाइटनिंग नेट। धरती से स्पार्क्स इरप्ट हुए, फॉर्मिंग अ ग्लोइंग वेब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो झीक की ओर शूट हुए। लेकिन उसने नैरोली डॉज किया। लैंड करते हुए उसने इंटरनली मटर किया। उसकी पावर ने काफी ग्रोथ की है। उसकी स्ट्रेंथ अब पहले जैसी नहीं रही। इस रेट पर ये फाइट आसान नहीं होगी। ऑडियंस मरमर करने लगे, अस्टॉनिशमेंट छुपा नहीं पाए। जब से लीका 2 स्टार लेवल अचीव कर चुकी थी, बैटल का टाइड कंप्लीटली बदल गया था। रैंक्स, जो वॉचिंग कर रहा था, एंग्शियसली वरीड होने लगा। झीक ने नोटिस किया कि लीका की मूवमेंट्स अभी भी सिंपल हैं, कुछ नया नहीं उसके 1 स्टार सेल्फ के मुकाबले। लेकिन उसकी हर ब्लेड की स्विंग अब फार ग्रेटर फोर्स के साथ थी। उसकी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक पावर से ओवरफ्लो कर रही थी और हर स्ट्राइक को एम्पलीफाई कर रही थी। झीक को और सरप्राइज हुआ उसकी स्पीड से। लीका उससे फास्टर मूव कर रही थी और उसकी लाइटनिंग कुछ मैजिक लग रही थी। फिर भी वो कॉन्फिडेंट रहा। भले ही वो खुद को थंडर में क्लोक कर ले,
वो श्योर था कि काउंटर कर सकता है, फिर भी क्यूरियोसिटी फिल्ड हिम। ये पावर किस टाइप की थी? वो किस तरह की लाइटनिंग कमांड कर सकती थी? कंटिन्यूअस असॉल्ट्स को इवेड करते हुए उसने उसकी हर मूव स्टडी की, उसकी ऑरा और रिदम एनालाइज किया। लीका ने नोटिस किया कि जीक काम स्माइल के साथ उसके अटैक से डांस कर रहा है। उसने फ्राउन किया, लेकिन अभी भी स्माइल के साथ। तुम ड्यूअल में होने के बावजूद बहुत रिलैक्स्ड दिख रहे हो, उसने स्नीर किया। लेका हंसकर बोली, चल देख लेते हैं ये एटीट्यूड कब तक चलता है। वो फिर बिजली जैसी स्पीड से आगे झपटी। उसकी तलवार लाइट से चमक उठी क्योंकि उसने स्विफ्ट थंडर चालू कर दिया। गोल्डन बिजली उसके पूरे शरीर पर नाच रही थी, लेकिन जीक फिर भी आखिरी पल में साइड हट गया। ये तो सच में बिजली की स्पीड वाली है। वो सोच ही रहा था कि लेका ने बीच चार्ज में तलवार मोड़कर उसे हवा में उड़ा दिया। इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि पूरा मैदान धूल मिट्टी से भर गया। रैंगस घबराकर झीक की तरफ भागने ही वाला था कि एक स्पेक्टर ने उसे रोक लिया, पर इधर झीक खड़ा हो गया, कपड़े जले हुए, पर हौसला 0.0 गिरा नहीं। लेका फिर आई, इस बार भी एक और बिजली का वार, और फिर भी झीक खड़ा रहा। लेका हक्का बक्का थी, ये अभी तक कैसे खड़ा है? रैंगस चिल्लाया, मास्टर लेका बस करो, आपकी ताकत सबको दिख गई। लेकिन लेका ठंडी आवाज में बोली, समझ नहीं रहे हो रैंगस, बीच में लड़ाई रोकना झीक का इंसल्ट है। मजबूर होकर रैंगस ने झीक से गुहार लगाई, कृपया मास्टर झीक सरेंडर कर दीजिए, काफी है। लेका ने हल्की हंसी में कहा, ये सही बोल रहा है, तेरी हालत देख के बोल रही हूँ, सरेंडर कर ले, घुटने टेक दे और मेरी वफादारी की कसम खा ले, फिर मैं रुक जाऊंगी। पर झीक बस हल्की मुस्कान में चुप रहा। लेका की आंखें सख्त हो गईं। नाजायज सही, पर तू ड्रैगन खून वाला है, एटीट्यूड तो भरपूर है। उसने तलवार ऊपर उठाई, उसकी ऑरा जोर से फटने लगी, और फिर उसने अपना पहला सीक्रेट आर्ट बुलाया, हेवेंस थंडर। ऊपर से सुनहरा आसमान बिजली से गरज उठा, जमीन तक टूटने लगी, और गोल्डन थंडरबोल्ट एक के बाद एक झीक पर बरसते चले गए। रैंगस डर के मारे चिल्लाया, उसका दोस्त पूरा धुएं और बिजली में लिपटा हुआ था। लेका ने तलवार जमीन में गाड़कर लंबी सांस ली और धीमे से बोली, माफ करना झीक, यही अंत है। तभी हवा में एक आवाज गूंजी, सच में? और अगले ही सेकंड गोल्डन बिजली का धमाका आसमान तक उठ गया। लेका अविश्वास में घूमी, असंभव, तेरे पास बिजली वाली ऑरा कैसे? झीक गोल्डन आर्क्स के साथ खड़ा मुस्कुराता हुआ बोला, तुम इसे लाइटनिंग ऑरा कहती हो, कैसे मिला? सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता। उसकी शांति ने भीड़ में सनसनी फैला दी। लेका फुसफुसाई, ये हो ही नहीं सकता। झीक ने हल्की शरारती स्माइल में कहा, सच कहूं तो तुम्हें जानबूझकर हिट लेने दिए। तुम्हारी बिजली मुझे इंटरेस्टिंग लगी, कैसे बहती है, कैसे मूव करती है। मैं उसे ऑब्जर्व करता रहा और पता ही नहीं चला कब उसे यूज करना सीख गया। वो मन ही मन सोच रहा था कि उसकी ड्रैगन किंग की सांस तकनीक और लेका की बिजली की रेजोनेंस ने उसके अंदर गोल्डन एनर्जी जमा कर दी। शायद लेका खुद किसी रेयर टाइप की बॉडी लेकर पैदा हुई है और उसकी फैमिली शायद इसी बिजली वाली एफिनिटी की है। झीक कॉन्फिडेंस में उसकी तरफ बढ़ा, सोचा नहीं था लाइटनिंग टाइप सोर्स पावर इतनी कमाल होगी। ये ड्यूअल तो मेरे लिए परफेक्ट ट्रेनिंग निकल आया। वो मुस्कुराया, थैंक्स टू यू लेका, मैं खुद 2 सितारा लेवल तक पहुंच गया हूँ। गोल्डन बिजली फिर से भभकी और झीक बोला, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई, हम अब भी जीत सकते हैं, हारने का सीन नहीं है। लेका गुस्से में दहाड़ी और फिर से झपटी। उसकी ग्रेट सॉर्ड जोरदार चमक रही थी। एक और चमकदार वार हवा को चीरता हुआ आया, लेकिन झीक ने आराम से साइड स्टेप किया और काउंटर की तैयारी की। पर जैसे ही वो मूव हुआ, वो अचानक गोल्डन फ्लैश में गायब हो गया और एरिना के दूसरे कोने में प्रकट हुआ। ये अभी क्या हुआ? वो बुदबुदाया, फिर उसे समझ आया, जब शरीर में इतना ज्यादा सोर्स पावर भरती है तो मसल्स और नसें सुपरचार्ज हो जाती हैं। ये नई बिजली वाली ऑरा ने मेरे शरीर की पूरी वायरिंग बदल दी है। इसी वजह से स्पीड कंट्रोल नहीं हो रहा। स्टैंड्स में रैंक्स तो पूरा शॉक्ड था। उसकी आंखें उनकी मूवमेंट पकड़ ही नहीं पा रही थीं। दोनों फाइटर्स अब गोल्डन लाइट और थंडर के धुंधले साए बन चुके थे। क्या मैं गलत सोच रहा हूँ या लेका ने काफी देर से एक भी वार नहीं लगाया? उसने खुद से कहा। लेका तड़प कर चिल्लाई, मेरी खिल्ली उड़ा रहे हो झीक? यूज कर रहे हो क्या मुझे? ऐसा कुछ नहीं, झीक ने शांत टोन में कहा, पर मानना पड़ेगा तुम सच में खतरा हो। इतना बोलकर झीक झटके से आगे बढ़ा और जबरदस्त किक मारी। लेका ने तलवार से ब्लॉक किया, लेकिन फिर भी वो पीछे फिसल गई। झीक सीधा खड़ा हुआ, हल्की स्माइल में बोला, मुझे लगता है अब इस लड़ाई को खत्म करने का टाइम आ गया। खत्म? लेका ने आंखें सिकोड़ते हुए दोहराया। हाँ, झीक बोला, काफी समय से एक नई तकनीक बनाने का सोच रहा था और ये टाइम परफेक्ट लग रहा है। नई तकनीक? अभी इसी वक्त? लेका अविश्वास में घूरती रह गई। झीक ने सिर हिलाया, बिल्कुल। उसने 1 सेकंड सोचा, फिर हल्का सा बुदबुदाया, इसे पहला रूप बुलाऊं या कोई स्पेशल रूप? लेका बिल्कुल कंफ्यूज थी। क्या इसे सही ट्रेनिंग मिली भी है? ये सीखा कहां से है? उसके दिमाग में सवाल ही सवाल थे। तभी झीक बिजली की तरह उसके बिल्कुल पास प्रकट हुआ। उसके हाथ में गोल्डन लाइट उभर रही थी। ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक। वो दहाड़ा, वार सीधा लेका पर गिरा और उसे गोल्डन थंडरस्टॉर्म ने पूरी तरह जकड़ लिया। उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। तलवार हाथ से गिर गई और वो घुटनों के बल झीक के सामने ढह गई। उसके आसपास अभी भी बिजली तड़क रही थी। पूरा एरिना सन्न रह गया। झीक जीत चुका था। जमीन पर बैठी लेका ने कांपती सांस छोड़ी, फिर कोशिश करके खुद को उठाया। मन ही मन कड़वाहट में बोली, मैं हार कैसे गई? मैं अगली फैमिली हेड बनने वाली थी, मैं किसी से भी हार नहीं सकती।
लेकिन अभी हार चुकी थी। झीक उसके पास आया, हाथ बढ़ाते हुए बोला, तुम कमाल की थी लेका, सच में बहुत स्ट्रांग। नई चीज सीखना हमेशा मजेदार होता है, ये लड़ाई वर्थ थी। उसने गर्मजोशी से मुस्कुराकर कहा, और हाँ, ये हमारी आखिरी फाइट नहीं होनी चाहिए, अगली बार फिर टक्कर लेते हैं। लेका वहीं जम गई, उसके गाल हल्के गुलाबी हो गए। झीक का हाथ देखते हुए अनजाने में उसकी आंखों में खुशी की हल्की चमक आ गई, शायद पहली बार किसी के लिए एक छोटी सी प्रशंसा। झीक ने फिर कहा कि अगली लड़ाई जल्दी करनी चाहिए और अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल में बोला कि उसे इंतजार रहेगा। लेका थोड़ी शर्माते हुए भी हाथ आगे बढ़ा ही गई, मानते हुए कि वो आज सच में उससे हार चुकी है और ये हार उसने दिल से स्वीकार की। उधर कई घंटे बाद एक गहरी आयामी खाई में बालसा एल्ड्रैगन, लेका और झीक के पिता और एल्ड्रैगन परिवार के मौजूदा प्रमुख अजीब और जंगली दानवों से घिरे खड़े थे। जैसे ही वो जीव उन पर टूट पड़े, बालसा की आंखें तेज रोशनी में जल उठीं। उसकी ऑरा और ड्रैगन प्रेशर इतनी भारी थी कि उसने पल भर में हर दानव को जगह पर जड़ कर दिया। उसने तलवार निकाली और अपनी कला का पहला रूप बुलाया, ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स जेनेसिस। एक ही स्मूथ वॉर में बालसा ने अपने चारों तरफ मौजूद हर दानव को बीच से 2 टुकड़ों में चीर दिया। फिर तलवार म्यान में डालते ही एल्ड्रैगन परिवार के सैनिक आगे भागे, ताकि अगर कोई दानव उसके वार से बच भी गया हो तो उसे खत्म कर सकें। बालसा खाई के चू कोऊ की ओर मुड़ा, लेकिन उसके निकलने से पहले एक सैनिक ने आवाज दी कि उसके पास बेहद जरूरी खबर है। बालसा रुककर बोला, क्या बात है? सैनिक ने बताया कि लेडी लेका 2 सितारा स्तर तक पहुंच चुकी हैं। यह सुनते ही बालसा का कदम हवा में ही रुक गया, उसकी चमकती आंखें हल्की डगमगाईं और उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। तो इसमें बड़ा क्या है? घबराए सैनिक ने बताया कि सिर्फ 7 साल की उम्र में 2 सितारा स्तर छू लेना बड़ी बात है, और लेका की प्रतिभा देखकर लगता है कि ड्रैगन्स नेस्ट से निकलते निकलते वो 4 सितारा या शायद 5 सितारा स्तर तक पहुंच जाएंगी। बालसा ने बर्फ जैसी आवाज में कहा, प्रतिभा कुछ नहीं होती, अगली बार रिपोर्ट लाओ तो बताना कि वो हमारे किसी काम की कैसे बन सकती है। अगर यूं ही फालतू अपडेट लाओगे तो मेरी नजरों से दूर हो जाना। सैनिक चुप रहा और बालसा आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी सैनिक जल्दी से बोला कि लेका हाल ही में एक स्पैर में हार गई हैं। बालसा रुका, आधा चेहरा घुमाकर बोला, अपने भाइयों में से किसी से हारी? सैनिक ने सिर हिलाया, नहीं स्वामी, वो हार गई अपने ही उम्र के एक लड़के से, स्वामी झीक से। झीक? बालसा ने बेहद धीमी आवाज में दोहराया। उस औरत का बेटा। एक साधारण सी नौकरानी की यादें उभर आईं। झीक की माँ, जो लड़ाई में गजब थी, पर बच्चे को जन्म देते ही मर गई थी। बालसा ने सैनिक की तरफ पूरा मुड़कर सख्त आवाज में पूछा, मुझे बताओ किसने झीक को ट्रेन किया कि उसने 2 सितारा को हरा दिया? सैनिक ने डरते डरते कहा, किसी ने नहीं स्वामी, स्वामी झीक ने कभी औपचारिक ट्रेनिंग ली ही नहीं। उन्होंने लेडी लेका को अपनी खुद की ताकत से हराया है और वो खुद भी 2 सितारा स्तर तक पहुंच चुके हैं। समझ गया, बालसा ने सपाट स्वर में कहा, फिर पीठ फेरते हुए बोला, पहली परीक्षा शुरू करो। सैनिक घबरा गया, स्वामी माफ कीजिए, पर क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? छात्रों को कॉम्बैट ट्रेनिंग शुरू हुए अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, उनमें से ज्यादातर 1 सितारा भी नहीं पहुंचे। बालसा ने उसकी बात काट दी, मुझे परवाह नहीं, मौत कोई टाइमिंग नहीं देखती, कोई स्तर नहीं मानती, किसी की पसंद नहीं करती, सिर्फ वही जिएगा जो मजबूत हो। स्टार लेवल बेकार है अगर वे पहली परीक्षा में टिक ही ना सकें। जो फेल होंगे वे एल्ड्रैगन नाम के लायक नहीं। जी स्वामी। सैनिक तुरंत झुक गया। तभी बालसा ने और जोड़ा, और फ्रेया को बुलाओ, कहो तुरंत लौट आए। सैनिक की आंखें हैरानी से फैल गईं। फ्रेया? स्वामी, क्या आप वही फ्रेया की बात कर रहे हैं? बालसा ने सिर हिलाया। हाँ, अगर झीक लेका को सिर्फ अपनी ताकत से हरा सकता है तो वो मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। मैं चाहता हूं कि फ्रेया पहली परीक्षा खुद डिजाइन करे, खुद सुपरवाइज करे और हर प्रतिभागी पर पर्सनली नजर रखे। सैनिक गहराई से झुका। आप जैसा आदेश दें स्वामी बालसा। कई सालों बाद बालसा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। बालसा के चेहरे पर एक दुर्लभ, लगभग गर्म सा एक्सप्रेशन चमका और वो हल्की आवाज में बोला, वो सबसे इंटरेस्टिंग है सब में से। अगले ही दिन ड्रैगन्स नेस्ट में छात्र रैंक्स की गाइडेंस में अपनी कॉम्बैट ट्रेनिंग जारी रखे हुए थे, जबकि झीक एक साइड में बैठकर अपनी ब्रीदिंग टेक्निक पर फोकस कर रहा था। दीवार के सहारे वॉलसेट में बैठा, सिर पर एक भारी चट्टान बैलेंस किए हुए और दोनों हाथों में डंबल पकड़े। उसकी कंसंट्रेशन इतनी सॉलिड थी कि रैंक्स और बाकी सब चुपचाप उसे देखते रह गए। आंखें बंद किए झीक उसी टेक्निक पर सोच रहा था, स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स, जो 15वें परिवार प्रमुख ने बनाई थी। नाम भले कॉम्बैट आर्ट था, पर असल में ये एक बॉडी एनहांसमेंट मेथड थी, सिंपल, क्लीन और ऐसी कि छोटे छोटे कल्टीवेटर भी समझ सकें। तभी रैंक्स ने पुकारा, झीक ट्रेन नहीं करोगे? झीक ने एक आंख खोली। ट्रेन मतलब कॉम्बैट ट्रेनिंग। रैंक्स बोला, हम स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैंने तो वो सीख लिया, झीक ने बिल्कुल कूल अंदाज में कहा। रैंक्स की आंखें फट गईं। क्या? हमें तो आज सुबह ही सिखाया गया है, तू अभी से कैसे मास्टर कर सकता है? क्योंकि मैं हूँ। झीक मुस्कुराया। और उससे बड़ा मुद्दा ये कि तुम्हारी सोर्स पावर गलत दिशा में बह रही है। मेरी क्या? रैंक्स हक्का बक्का रह गया। झीक ने सिर से वो भारी चट्टान उतारी और बोला, पीछे घूमो। फिर उसने अपना हाथ रैंक्स की पीठ पर रखा और अपनी ऑरा उसके शरीर में बहाकर उसकी एनर्जी फ्लो को सही दिशा दी। बस ऐसे सर्कुलेट होना चाहिए, झीक बोला। रैंक्स पलटा और उसकी आंखों में सच्चा आभार था। तुमने सच में स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स मास्टर कर ली है, ये तो कमाल है। झीक ने नकली नाराजगी में भौहें उठाई। मुझ पर शक कर रहे हो? कैसी दोस्ती है ये?
ना नहीं, बिल्कुल नहीं, रैंक्स ने घबरा कर कहा। बस मेरे पिता के अलावा आज तक किसी ने मुझे ऐसे नहीं सिखाया, इसलिए मैं सब सीखना चाहता हूँ। आप स्वामी जी तो पहले ही अपनी खुद की कला से लेडी लेका को हराने जितने शक्तिशाली हो, मुझे लगा स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स तुम्हारे लिए बहुत सिंपल और बोरिंग होंगी। बोरिंग नहीं, झीक बोला, मुझे इसकी स्थिरता पसंद है। ये मुझे अपनी ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स की याद दिलाती है। मेरे बच्चों को वो पसंद नहीं आई थी, उन्हें लगा बहुत मुश्किल और उलझी हुई है। असल में ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स सच में जटिल और डिमांडिंग थी, पर उसकी शक्ति समझ से बाहर थी। उसमें 4 मूल रूप थे और लेका से लड़ते वक्त झीक ने 5वां रूप खुद ही बना लिया था। और उससे भी आगे एक अंतिम सीक्रेट रूप था, एक खतरनाक और विनाशकारी शक्ति, जिससे उसने अपनी पिछली जिंदगी में डिवाइन ड्रैगन को भी मार गिराया था। वह सोच रहा था कि उसके वंशजों ने उसकी अन्य तकनीकों को कैसे संभाला होगा, शायद उनमें बदलाव भी किया होगा। ये ख्याल उसे और ज्यादा एक्साइटेड कर रहा था। जो भी हो, झीक बोला, मैं स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स सीख चुका हूँ, अब अपनी फिजिकल ट्रेनिंग जारी रखूंगा। वह हल्का सा मुस्कुराया। हर किसी के सीखने का तरीका अलग होता है, लेकिन इससे पहले कि वह आगे बढ़ता, रैंक्स अचानक चीख कर बोला, झीक प्लीज मुझे सिखाओ। पता है ये बेहुदा रिक्वेस्ट है, पर मैं थोड़ा भी मजबूत बनना चाहता हूँ। झीक ने उसे कुछ सेकंड देखा, फिर सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। रैंगस एकदम हक्का बक्का सा पलकें झपकाकर बोला, रुको, तुम सच में मुझे सिखाओगे? जिस पर झीक ने कंधा उचकाकर बड़ी कैजुअल टोन में कहा, हाँ बिल्कुल। इतना शॉक्ड क्यों दिख रहे हो? रैंक्स शर्माते हुए बोला, क्योंकि पूछा तो मैंने था, पर सोचा नहीं था कि तुम इतनी आसानी से हाँ बोल दोगे। झीक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, और हाँ, तुम सच में सिखाए जाने लायक हो। तभी लेया धीरे धीरे आती हुई बोली, झीक मुझे भी सिखाओ ना। रैंगस चौंक गया। आप भी लेडी लेया? लेया ने बड़ी शांति से कहा, उसमें प्रॉब्लम क्या है? फिर उसने सीधा झीक की आंखों में देखते हुए कहा, सच कहूं तो मैं हमेशा समझती थी कि मेरी उम्र में कोई मुझे हरा ही नहीं सकता। एल्ड्रैगन फैमिली की अगली हेड बनने की कैंडिडेट हूँ, तो अपने पावर पर ओवर कॉन्फिडेंट होना नॉर्मल था। पर कल की फाइट ने मेरी सारी प्राइड चकनाचूर कर दी। वो सांस लेकर बोली, अभी तक समझ नहीं आया कि तुमने बिजली जैसी ऑरा कैसे यूज कर ली और मुझसे भी बेहतर कैसे चला ली। झीक हल्का सा साय करते हुए बोला, तो अब ये भी मेरी गलती है? और खुद ही हंस पड़ा। लेया ने बिना डरे आगे कहा, मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, इतनी स्ट्रॉन्ग कि अपने बड़े भाइयों को भी हरा दूं, और तुम्हें भी झीक, इसलिए कृपया मुझे भी सिखाओ। झीक कुछ सेकंड चुप रहा, जैसे अंदर ही अंदर सोच रहा हो। उसके खामोश रहने पर लेया ने धीरे पूछा, क्या तुम इसके लिए ठीक हो? रैंक्स ने भी सिर हिलाया। झीक भी तो फैमिली हेड की रेस में है, भले ही वो नाजायज बच्चा हो, पर बालसा एल्ड्रैगन उसका पिता है, तो टेक्निकली वो भी सक्सेसर है, चाहे वो चाहे या ना चाहे। झीक ने एकदम शांत टोन में कहा, मुझे इससे दिक्कत नहीं है। असली सवाल ये है कि लेया का शरीर ट्रेनिंग के लिए फिट है भी या नहीं। कल वाली फाइट में तुम इतनी बुरी तरह लगी थी कि नॉर्मली 1 महीना तो आराम चाहिए होता। लेया ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने हीलिंग पोशन ले लिया है, अब टेंशन मत लो। झीक और रैंक्स ने एक दूसरे को देखा। धीरे से फुसफुसाते हुए झीक बोला, क्या सच में इतनी तगड़ी दवा है ये? रैंगस बोला, अगर तुम एंट्रेंस एग्जाम वाली बेसिक पोशन की बात कर रहे हो तो नहीं, उससे इतना रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। पर लेया फैमिली हेड की बेटी है, उसने तो डेफिनेटली हाई ग्रेड पोशन लिया होगा। झीक हैरानी से हंसा। ये जमाना वाकई अलग लेवल का है। लेया ने भी माना कि बिना उस पोषण के तो वो 1 महीना बिस्तर से उठ ही नहीं पाती, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, दृढ़ता। तो झीक, तुम मुझे भी ट्रेन करोगे ना? मुझे पता है तुम्हें भी ट्रेनिंग करनी है, पर मैं तुम्हारी गाइडेंस में स्ट्रांग बनना चाहती हूँ। झीक ने तुरंत बिना सोचे कहा, मैं कभी भी ऐसे यंग लोगों को ना नहीं कहता जिनमें इतना जुनून होता है। इस जवाब से लेया और रैंगस दोनों शॉक हो गए। लेया बोली, पर तुम भी तो हमारी ही उम्र के हो। रैंक्स ने भी हंसते हुए कहा, हाँ भाई, हम सब लगभग बराबर हैं। झीक खुद भी हंस दिया और थोड़े चुल वाली टोन में बोला, तो सच में पक्का है ना? मुझे ही अपना इंस्ट्रक्टर बनाना चाहती हो? आखिर तुम्हें हराने वाला भी मैं ही हूँ। लेया बिना डरे, बिना हिचकिचाए बोली, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मुझे अगली फैमिली हेड बनना है तो चूज ही बनने का ऑप्शन मेरे पास है ही नहीं। मुझे स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा, चाहे जो भी करना पड़े। ये सुनकर झीक को उनकी पहली मुलाकात याद आई, जब लेया ने अपने सपने की बात कही थी कि एक दिन वो परिवार की मुखिया बनेगी, और आज वही लड़की उसी सपने को सच करने के लिए उसकी ट्रेनिंग मांग रही थी। झीक ने सीधा पूछ लिया कि लेया इस गोल को लेकर इतनी ऑब्सेस्ड क्यों है? जिस पर लेया ने बिना 1 सेकंड सोचे कड़वाहट भरी आवाज में कहा कि अगर वो फैमिली हेड नहीं बनी तो उसे बस एक पॉलिटिकल मैरिज का मोहरा बना दिया जाएगा। बेस्ट केस में तो शायद किसी कजिन से जबरदस्ती शादी करा दी जाएगी, और वर्स्ट केस में किसी ऐसे आदमी से बांध दी जाएगी जिसे वो जानती तक नहीं। झीक का चेहरा एकदम डार्क हो गया, उसकी आंखों में गुस्सा साफ चमक गया और उसने घुरते हुए पूछा कि मतलब ये सब? लेया ने कहा कि एल्ड्रैगन ब्लड लाइन की वैल्यू इतनी हाई है कि चारों ब्रांच फैमिलियों में इसे पवित्र समझा जाता है। उनका सोर्स पावर बहुत स्पेशल है और अनगिनत तरीकों से यूज हो सकता है। इसी वजह से ये लोग ब्लड लाइन को प्योर रखने वाली गंदी परंपराओं से चिपके हुए हैं। रैंक्स की रूह कांप गई, क्योंकि झीक से अचानक एक भयानक आभा फूटी जिसने हवा को ही भारी कर दिया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी और चाकू जैसी तेज हो गई जब उसने कहा कि एल्ड्रैगन फैमिली अब सच में घिनौने लेवल की हरकतें करने लगी है, और ऐसे फालतू, गंदे और बेकार रिवाजों को वो एक दिन जड़ से उखाड़ फेंकेगा। झीक की मुट्ठियां कस चुकी थीं कि तभी कई इंस्ट्रक्टर वहां पहुंच गए और सबका ध्यान उधर चला गया।
लेया हैरान रह गई कि ये लोग अचानक क्यों आए और झीक धीरे से बड़बड़ाया कि टाइमिंग सच में बदतर नहीं हो सकती थी। उसे डर था कहीं उन्होंने उसकी बात सुन न ली हो। फिर उनके पीछे से आग जैसे लाल बालों वाली एक औरत बाहर आई। एक इंस्ट्रक्टर आगे बढ़कर बोला कि आज से इन सब को एक नया इंस्ट्रक्टर ट्रेन करेगा। भले वो कितनी भी बिजी हो, लेकिन फिर भी वो खुद यहाँ पढ़ाने आई है, इसलिए सबको इसका सम्मान करना चाहिए। लाल बालों वाली औरत जैसे ही लेया के पास पहुंची, उसने हाथ बढ़ाते हुए पूछा, क्या तुम लेडी लेया हो? लेया की रीढ़ में जैसे बिजली दौड़ गई और उसने खतरे की वाइब महसूस करते ही छलांग लगाकर पीछे हट गई। झीक तुरंत उसके आगे खड़ा हो गया, जबकि रैंगस डर के मारे झीक का हाथ पकड़कर खड़ा हो गया। लाल बालों वाली औरत ने हल्की स्माइल देकर कहा कि लेया की रिएक्शन स्पीड कमाल की है और उसकी ऑरा क्वालिटी भी काफी स्ट्रांग है। झीक की भौहें सिकुड़ी, क्योंकि वो अब तक उसकी उपस्थिति महसूस ही नहीं कर पाया था। रैंगस डरते डरते बोला, ये है कौन? इंस्ट्रक्टर ने एक झटके में ऐलान किया, लेडी फ्रेया, फ्रेया फ्यूकन ऑफ ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स। फ्रेया ने बहुत सभ्य मुस्कान के साथ सबको नमस्ते कहा और बोली कि उनसे मिलकर अच्छा लगा। फिर उसकी नजर सीधे झीक पर गई और बोली, क्या तुम लॉर्ड झीक हो? झीक ने हाँ कहा तो उसने पूछा, मेरी एंट्री से तुम्हें कोई सरप्राइजेस नहीं लगा? झीक ने एकदम शांत होकर कहा, तुम जो करोगी उसमें सरप्राइज क्या रखना। फ्रेया एक पल को रुक गई, क्योंकि झीक की आंखें हल्की चमकने लगी थीं और उसने ठंडी दिलचस्पी से कहा कि उसका स्टेल्थ मूव काफी इंटरेस्टिंग है। फ्रेया तुरंत समझ गई कि परिवार के मुखिया बालसा एलरेगन इस लड़के में क्यों इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। उधर झीक उसके हर मूव को स्कैन कर रहा था। उसे समझ आया कि उसका सोर्स पावर पूरी तरह लोअर बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और किसी अनोखे पैटर्न में बह रहा है। शायद इसी वजह से उसके कदमों की जरा भी आवाज नहीं आई। झीक की आंखों में हल्का एक्साइटमेंट चमक गया, क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो किस तरह की मार्शल आर्ट यूज करती है। तभी फ्रेया ने क्लास की कमान संभालते हुए कहा कि अब से वो उनकी नई इंस्ट्रक्टर होगी। बाकी छात्र कानाफूसी करने लगे, क्योंकि ये बात कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि लेडी फ्रेया, जो टेम्पेस्ट विंड नाम से जानी जाती है और एलरेगन फैमिली की सबसे स्ट्रॉन्ग योद्धाओं में से एक है, वो यहाँ क्लास लेने क्यों आ गई। दूसरे इंस्ट्रक्टर ने कंफर्म किया कि फ्रेया ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की 6 स्टार प्रैक्टिशनर है, वो स्पेशल यूनिट जो सीधे परिवार के मुखिया के अंडर काम करती है। ये सुनकर सारे छात्र हैरान रह गए, क्योंकि इतने हाई रैंक की वॉरियर का उनकी छोटी सी अकादमी में पढ़ाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जैसी फील सबके अंदर एक साथ उठा, पर फिर भी सबकी आंखों में बस एक ही सवाल था, आखिर इतनी लेजेंड लेवल की वॉरियर यहाँ क्यों आई है। ये सुन फ्रेया हल्की सी स्माइल मारकर बोली कि हाँ, वो सबको ट्रेन करेगी, बट एक कंडीशन पर, और वो ये कि सबको बस एक छोटा सा टेस्ट पास करना होगा। इतना बोलते ही सारे स्टूडेंट्स हक्का बक्का रह गए, लेकिन फ्रेया ने उन्हें चिल रहने को कहा, क्योंकि टेस्ट बहुत सिंपल था। उन्हें बस वही क्रिस्टल जैसा एक क्रिस्टल लाना होगा जो उसके हाथ में था, और पूरा 1 महीना पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में जिंदा रहना होगा। नाम सुनते ही रैंगस का चेहरा सूख गया और जीक के अंदर एक अजीब सी पुरानी याद ताजा हो गई, क्योंकि उस पहाड़ में इतनी जहरीली क्रिएचर्स भरे पड़े थे कि एक पत्ते से भी ब्रश हो जाए तो आम इंसान तुरंत गैबाय हो जाता। जीक को याद आया कि अपनी पिछली लाइफ में वो इसी जगह को अपना पर्सनल ट्रेनिंग ग्राउंड मानता था, पर फिर भी उसे लगा कि ये टेस्ट नन्हे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा ज्यादा ही क्रूर है। तभी फ्रेया ने रूल्स समझाए कि हर स्टूडेंट को एक क्रिस्टल ऑनर मिलेगा। अगर वो टूट गया या खो गया तो सीधा आउट, और जो आउट होगा उसे एलरेगन परिवार के ड्रैगन्स नेस्ट से भी एक्सपेल कर दिया जाएगा। उसने साफ कहा कि उन्हें जहर की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ड्रैगन्स ब्रेथ ब्रीदिंग टेक्निक सही से चलानी होगी। ऑर्ब पकड़े रहो, सांस कंट्रोल रखो और जिंदा रहो। लिया ने पूछा कि जहर से हटकर वहां मॉन्स्टर्स भी तो हैं, जिस पर फ्रेया की आंखें शार्प हो गईं और वो बोली कि हाँ, उन मॉन्स्टर्स को खुद हराना पड़ेगा, क्योंकि खाने का कोई और सोर्स नहीं। हंट नहीं करोगे तो कुछ ही दिनों में खुद ही लॉग आउट हो जाओगे। ये सुनते ही सब दहशत में आ गए। रिटेन तो बड़बड़ाने लगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, और सब ये सोच रहे थे कि उनका बेसिक कॉम्बैट मूव स्ट्राइक ड्रैगन क्या उन मॉन्स्टर्स को चुप भी पाएगा। तभी फ्रेया ने स्मिर्क करते हुए कहा कि पैनिक मत करो, तुम्हारे पास तैयारी के लिए 5 दिन है। इन 5 दिनों में एलरेगन परिवार की लाइब्रेरी से तुम कोई भी बेसिक वेपन आर्ट चुनकर सीख सकते हो, और अगर तुमने इसे 5 दिन में मास्टर नहीं किया तो फिर जो भी माउंटेन में होगा उसकी जिम्मेदारी वो नहीं लेगी। एक स्टूडेंट ने डरते डरते पूछा कि अगर सिचुएशन बहुत डेंजरस हो गई तो क्या फ्रेया मदद करेगी। फ्रेया ने हल्की सी डार्क हंसी के साथ कहा कि ये ड्रैगन्स नेस्ट है, यहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग चलते हैं। वीक लोग तो मॉन्स्टर्स के बगल में पॉइजन की खटिया पर आराम से सो जाएं तो बेहतर है। ये सुनते ही सबके चेहरों पर पसीना बहने लगा। रैंगस की तो लगभग रोने वाली हालत थी, जबकि लाइका शांति से डीप थॉट में चली गई। जीक भौहें सिकोड़कर सोचने लगा कि क्या यही वही एलरेगन परिवार है जिसमें वो कभी हेड था, क्योंकि अब सब कुछ उसे बहुत बदल चुका महसूस हो रहा था। फ्रेया ने आखिर में कहा कि आज के लिए बस इतना। फिर उसने हर टाइप के वेपन की मार्शल आर्ट बुक्स बांटनी शुरू की और सबको कहा कि आगे आकर अपनी पसंद की टेक्निक चुन लें। भीड़ अब्बा लगते ही रैंगस कंफ्यूज हो गया कि उसे क्या लेना चाहिए। तभी जीक ने उसे याद दिलाया कि वो एंट्रेंस एग्जाम में भाला यूज करता था, इसलिए से उसे स्पीयर टेक्निक उठानी चाहिए। रैंगस ने तुरंत मान लिया और थैंक यू बोला। लाइका ने कहा कि वो ग्रेट सोर्ड टेक्निक लेगी, क्योंकि उसे लाइटनिंग ग्रेट सोर्ड की बेसिक फॉर्म्स आती हैं, लेकिन तभी जीक ने उसे रोककर बोला कि वो एक्स आर्ट्स ले। लाइका ने वजह पूछी तो जीक ने समझाया कि इससे उसकी करंट कमजोरियां कवर होंगी, और क्योंकि ये बात जीक ने कही थी
लाइका ने बिना बहस किए बस सिर हिलाकर मान लिया, क्योंकि समवेयर डीप डाउन वो उस पर पूरा ट्रस्ट करती थी। और उसी वाइब के साथ सबने मन में सोचा, वी स्टिल गॉट अ शॉट, लेट्स नॉट गिव अप नाउ। फ्रेया ने सबको देखा और पूछा कि क्या सबने अपनी अपनी किताब चुन ली है। जब सबने हाँ कहा तो उसने स्ट्रेट बोल दिया कि बचे हुए 5 दिनों का फुल यूज करो, क्योंकि तुम्हारी सर्वाइवल पूरी तरह इन्हीं टेक्निक पर टिकी है। अगर तुम इन्हें मास्टर नहीं कर पाए तो पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में तुम्हारी हालत बहुत ही करुण तरीके से खत्म हो जाएगी। वो जाने ही वाली थी कि अचानक कुछ याद आया और पलट कर बोली कि टेस्ट के दौरान उनके सीनियर भी उनका क्रिस्टल ऑनर्ब छीनने की कोशिश करेंगे। ये सुनते ही रेंगस हक्का रह गया और पूछ बैठा कि मतलब क्या। फ्रेया ने बताया कि उनके 10 साल वाले सीनियर भी यही टेस्ट देंगे, लेकिन उनका टास्क होगा कि वो जूनियर बैच से ऑनर्ब छीने। हाँ, जूनियर की संख्या ज्यादा है और माउंटेन बहुत बड़ा है, इसलिए हो सकता है टकराव से बच जाएं, लेकिन फिर भी सीनियर उन्हें खोजने और अटैक करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर फ्रेया चली गई। रेंगस का चेहरा डर से सूख गया, पसीना टपक रहा था और वो घबरा कर बोला कि अब क्या करेंगे। जहरीले मॉन्स्टर्स अलग और ऊपर से सीनियर्स भी उनके पीछे। लाइका ने गहरी भौहें चढ़ाते हुए कहा कि हर ऊपर वाली क्लास का स्टूडेंट कम से कम 1 स्टार या उससे ऊपर होता है। अगर उन्होंने उसे घेर लिया तो वो ज्यादा देर नहीं टिक पाएगी और बाकी क्लासमेट्स का भी हाल वैसा ही होगा। जीक ने सिर हिलाकर मान लिया कि वो सही बोल रही है और बोला कि अगर लाइका अकेली नहीं लड़ सकती तो उसे 2 या 3 लोगों की टीम बना लेनी चाहिए, क्योंकि कोऑपरेशन बैन नहीं है। टीम बनाकर मॉन्स्टर हंट करना और सीनियर्स से डिफेंड करना दोनों आसान होगा। रैंगस ने पूछा कि जीक क्या करने वाला है, तो उसने बहुत कैजुअल अंदाज में कहा कि वो तो सोलो जाने वाला है और पूरे एग्जाम को एंजॉय करना चाहता है। लाइका ने लंबी सांस लेकर कहा कि हाँ, बिल्कुल उसी जैसा लगता भी है। ट्रेनिंग शुरू करने से पहले जीक ने कहा कि पहले कुछ खा लेते हैं। चलते चलते लाइका ने रैंगस से पूछा कि क्या उसे नहीं लगता कि जीक कभी कभी अजीब सा होता है। रैंगस ने कंधे उचकाकर कहा, हाँ कभी कभी। 5 दिन बाद सब पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के सामने खड़े थे। डर और उम्मीद का मिक्स्ड वाइब हवा में तैर रहा था। फ्रेया पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी थी और बोली कि आज का मौसम टेस्ट शुरू करने के लिए परफेक्ट है। रंगा ने नर्वस होकर कहा कि एग्जाम सच में शुरू होने वाला है। ये जीक इसकी प्लानिंग थी, लेकिन फिर भी उसे खुद पर शक था कि क्या वो लेडी लाइका की टीम में रहने लायक भी है, क्योंकि कई नोबल स्टूडेंट्स थे जिन्हें चुना जा सकता था और वो तो एक आम लड़का था जिसने अभी 1 स्टार भी हासिल नहीं किया। तभी पीछे से आवाज आई, हम भी तुम्हारे जैसे ही हैं रैंगस। और उसने मुड़कर देखा कि वो रेमंड और सेलिन थे। सेलिन, जो ड्रैगन्स नेस्ट के ईस्ट हॉल से थी, बोली कि वो भी कॉमनर है और उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा कि लेडी लिया ने उसे टीम में चुना। रेमंड भी ईस्ट हॉल से था और लाइका की ओर देखकर मुस्कुराया, लेकिन लिया ने तुरंत साफ कर दिया कि उसे परवाह नहीं कि कोई नोबल है या कॉमनर। उसने उन्हें इसलिए चुना क्योंकि उसे उनकी क्षमता दिखी। ये सुनकर रैंगस कुछ पल चुप रहा, फिर अपने भाले को कसकर पकड़ते हुए बोला कि वो समझ गया और पूरी जान लगा देगा ताकि टीम पर बोझ न बने। रेमंड ने भी तुरंत बोला कि वो लाइका की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए फुल पावर देगा। लाइका ने चमकते चेहरे के साथ कहा, मैं तुम सब पर भरोसा करती हूँ। फिर उसने जीक की तरफ मुड़कर पूछा कि क्या वो सच में अकेले ही ट्रायल देने जा रहा है। जीक ने बिना हिचक बोले कि हाँ, उसे तो शुरू होने का इंतजार भी नहीं हो रहा। और उसी पल सबके अंदर एक ही वाइब दौड़ गई। सेलिन अब भी घबराई हुई थी और मान रही थी कि वो सच में जीक और लिया दोनों को बहुत एडमायर करती है। वो तो डर से कांप रही थी और उधर जीक इतना ब्रेव कि अकेले ही पॉइजन ड्रैगन माउंटेन का सामना करने निकल गया। रेमंड ने कहा कि ये तो नॉर्मल है क्योंकि उनके रगों में फैमिली हेड्स का खून बहता है, लेकिन लिया ने फटाक से उसे टोका और बोली कि उसे जीक से कंपेयर मत करो क्योंकि वो खुद भी नर्वस महसूस कर रही है। जीक ने थोड़ी हैरानी से पूछा कि तुम नर्वस हो? इसमें नर्वस होने जैसा क्या है? तुम्हें छोड़कर यहाँ तो सब काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। लेकिन बाकी सबने एक साथ बोल दिया कि डरने की ढेरों वजहें हैं। लाइका ने फिर पूछा कि क्या जीक सच में सोचता है कि जिन स्टूडेंट्स को उसने चुना है वो स्किल्ड हैं? और जीक ने बिना रुके हाँ कर दी, मन में सोचते हुए कि लाइका ने सच में अकादमी के सबसे पोटेंशियल वाले बच्चों को पकड़ लिया है। उसने उनकी अटैक और डिफेंस दोनों की तारीफ की और बोला कि ट्रायल इनके लिए इजी होने वाला है। रैंगस ने पसीने की एक बूंद के साथ मुस्कुराकर कहा कि तुम हमेशा ही बहुत कॉन्फिडेंट हो जीक। तभी फ्रेया ने चेक किया कि सब पार्टिसिपेंट्स आ गए हैं या नहीं, और उसने नोटिस किया कि कई स्टूडेंट्स ने ग्रुप भी बना लिए थे क्योंकि वो अपने वेपन आर्ट्स में अभी फुल मास्टर नहीं थे, इसलिए टीम बनाना गलत नहीं था। फ्रेया आगे आई और ऐलान किया कि ट्रायल शुरू होने ही वाला है। उनका टास्क साफ था, पूरे 1 महीना पॉइजन ड्रैगन माउंटेन में जिंदा रहना और अपने क्रिस्टल ऑनर्ब अब को बचाए रखना। अगर ऑनर्ब टूटा या गायब हुआ तो फेल, और चूंकि सारे ऑनर्ब एक जैसे हैं, अगर कोई खो देता है तो दूसरे से चुरा भी सकता है। ये सुनकर कई स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ गई, जबकि जीक समझ गया कि इसका मतलब है कि ऑनर्ब लूटना भी रूल्स के अंदर है। फ्रेया ने बताया कि नए स्टूडेंट्स के सेट हो जाने के बाद ऊपर वाले सीनियर्स भी अंदर जाएंगे और उनका टास्क होगा कि जूनियर्स के क्रिस्टल ऑनर्ब चुरा लें। सीनियर्स ने नई बैच का मजाक उड़ाते हुए कहा कि ज्यादातर तो 1 स्टार तक नहीं पहुंचे हैं, उन्हें हराना और ऑनर्ब लेना बहुत इजी होगा। ये सुनकर जीक के क्लासमेट्स के अंदर डर, उत्साह और बेचैनी सब एक साथ मिक्स हो गया। फ्रेया ने पूरी डिटेल समझाकर ट्रायल को ऑनऑफिशियली शुरू घोषित किया और सारे स्टूडेंट्स जान बचाने वाली स्पीड में पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की तरफ भाग पड़े। उन्हें जाते देख जीक ने सुना कि लाइका ने कहा,
तुम्हें जिंदा रहना ही होगा। जीक मुस्कुराया और बोला कि रहेगा तो वो, लेकिन तुम सब भी अपना ध्यान रखना। लाइका ने अपनी टीम को बुलाया और जीक ने जाते जाते उन्हें केयरफुल रहने को कहा। फ्रेया ने उसे देखते ही बोला, अब तुम्हारी बारी है जीक। जीक ने हाँ में सिर हिलाया और कहा कि वो जरा बहक गया था। फ्रेया ने आंखें तिरछी करके पूछा, बहक गए? तुम्हें तनिक भी डर नहीं लग रहा? जीक ने बहुत शांत मुस्कान के साथ कहा, नहीं, और पहाड़ की ओर बढ़ गया। फ्रेया उसे जाते हुए देखती रही और मन में बोली कि ये लड़का सच में अजीब है, अच्छे वाले सेंस में अजीब। उसी रात पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के बाहर बने कैंप में एक इंस्ट्रक्टर ने फ्रेया से पूछा कि क्या नए स्टूडेंट्स 10 सच में ठीक रहेंगे। फ्रेया ने पूछा कि उसका मतलब क्या है, तो उसने कहा कि ये ट्रायल शुरुआती बच्चों के लिए थोड़ी जल्दी नहीं है। हवा में सन्नाटा था, लेकिन वाइब एक ही कह रही थी। एक और इंस्ट्रक्टर ने भी अग्री किया और कहा कि ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ड्रैगन्स नेस्ट में बस कुछ ही महीने हुए हैं, कुछ ही ने एक स्टार भी अचीव किया है और उनका रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस लगभग न के बराबर है। उसने सोचा कि इनमें से कितने सच में सर्वाइव कर पाएंगे। फ्रेया ने उन्हें रियश्योर किया और कहा कि कोई चिंता की बात नहीं है। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन जहरीले क्रीचर्स से भरा है, लेकिन ज्यादातर 1 या 2 स्टार के ही बीस्ट्स हैं जो किसी के लिए भी गंभीर खतरा नहीं पैदा कर सकते। और एक चीयरफुल स्माइल के साथ बोली कि स्टूडेंट्स फाइन करेंगे। फिर अपनी सांस फुसफुसाई कि जल्दी ही वो उस चीज को रिलीज करेगी। जब एक इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या बोली, तो फ्रेया ने बस मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, और अनाउंस किया कि अब अपर क्लासमैन को ट्रायल का अपना हिस्सा शुरू करना है। बड़े स्टूडेंट्स तुरंत अपने वेपन्स लेकर माउंटेन की तरफ दौड़ पड़े। उनकी आंखों में चमक थी और फ्रेया ने उन्हें जाते देख मरमट किया कि देखना है कितने सर्वाइव करेंगे, मैं रिजल्ट्स का इंतजार नहीं कर सकती। इसी बीच पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंदर अपर एसमैन हंट शुरू कर चुके थे और उनमें से एक ने अपना पहला टारगेट देखा, कोई और नहीं, जीक, जो अभी भी माउंटेन के फूट पर मोशनलेस खड़ा था। न्यूबीज तो पहले ही माउंटेन में एंटर हो चुके हैं, एक ने मॉक करते हुए कहा, ये लड़का स्टूपिड है या क्या? दूसरे ने अपनी क्रॉसबो उठाई और शूट करने की तैयारी की, लेकिन एरो जीक तक पहुंचने से पहले ही उसने एफर्टलेसली मिड एयर में पकड़ लिया। अपर एसमैन डिसबिलीफ में रह गए। जीक ने एरो आधा तोड़ दिया और कहा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन दूसरा चिल्लाया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या उन्होंने नहीं देखा कि उसने एरो कैसे पकड़ ली? बिना 1 सेकंड गंवाए जीक डैश किया। उसकी आंखें एक्साइटमेंट से शार्प थीं और उसने स्मर्क के साथ कहा, चलो अब खेल शुरू करते हैं। 1 हफ्ते बाद सीन घने जंगल में बदल गया, जहां लाइका और उसकी टीम फियर्स ट्री फ्रॉग से लड़ रहे थे। परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने रिदम में वॉर किया, डज करते हुए, काउंटर करते हुए और एक के बाद एक क्रिएचर को नीचे गिराते हुए। लाइका आगे से लीड कर रही थी, उसकी आवाज तेज और कॉन्फिडेंट थी। अपना फॉर्मेशन स्टडी रखो, तुम सब बहुत अच्छा कर रहे हो, उसने कमांड किया। उसके टीममेट्स बिना किसी हिचकिचाहट के हर ऑन ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। केओस के मध्य भी वो उसकी ताकत से हैरान होने से खुद को रोक नहीं सके। लाइका ने मॉन्स्टर की एक और लहर को काट दिया। उसके मूवमेंट तेज और रूथलेस थे। फिर एक शांत मुस्कान के साथ उसने कहा, इतना हैरान मत हो जाओ, मैं पहले ही 2 स्टार्स पर हूं। अपने कंपोजर के बावजूद वो इस बात से इंप्रेस थी कि उसकी टीम ने कितना विकास किया था। टेस्ट के शुरू होने से ही उनमें से हर कोई स्ट्रॉन्गर हो गया था। इंस्ट्रक्टर फ्रेया प्राउड होंगी, उसने अपने आप से सोचा। पिछले हफ्ते के दौरान सेलिना और रेमंड दोनों ने सफलतापूर्वक 1 स्टार अचीव कर लिया था। वो दोनों बहुत खुश थे, गर्व से अपनी प्रोग्रेस दिखा रहे थे। यह सब लेडी लाइका की वजह से है, रेमंड उत्तेजना से बोला। लाइका उनके शब्दों पर धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें लिंक्स की तरफ घूमी जो कुछ कदम पीछे खड़ा था। उसने अभी तक अपना स्टार नहीं जागृत किया था। उसका एक्सप्रेशन शांत था, लगभग दुखी। दूसरों ने देखा और तुरंत उसे आश्वासन दिया, चिंता मत करो लिंक्स, एक ने दयालुता से कहा। लाइका ने हल्का सा सर हिलाया उसे देखते हुए। वो उसके शांत चेहरे के पीछे डिटर्मिनेशन को जलते हुए देख सकती थी। टीम ने लिंगस को आराम दिया, उससे कहा कि कोई जल्दी करने की जरूरत नहीं है। उसने हल्की आभारी मुस्कान दी, उसके चेहरे पर तनाव कम हो गया। लाइका ने उसे देखा और धीरे से कहा, तुम इन फ्रॉग्स को बिना स्टार के भी मार रहे हो। वो रुकी, फिर जोड़ा, और इसके अलावा तुमने टी से पहले हमारा एमसी के साथ ट्रेनिंग की थी। तुम्हारा स्पीयर वर्क पहले ही फ्लॉलेस है। टीम ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही जंगल अंधेरा होने लगा, लाइका ने अपना हाथ उठाया। देर हो रही है, चलो बेड पर वापस चलते हैं। सभी सहमत हो गए और शांत लकड़ी से अपने कैंप की तरफ चल दिए। हालांकि जैसे ही वह अपने कैंप पर पहुंचे, उन्हें कुछ अजीब लगा। एक परछाई उनका इंतजार कर रही थी, एक अपर क्लासमैन। जिस पल उन्होंने उसे देखा, सभी इंस्टिंक्टिवली डिफेंसिव पोजीशन में आ गए। लाइका आगे बढ़ी, उसका टोन शांत फिर भी सख्त था। आदमी मुस्कुराया, उसका कॉन्फिडेंस ग्रुप में एक ठंडक भेज गया। एक अपर क्लास स्टूडेंट का सामना करना ऐसी चीज नहीं थी जिसके लिए उन्होंने प्लान किया था। लाइका की आंखें तंग हो गईं। मैं समझी। उसी पल उसे एहसास हुआ कि उन्होंने आखिरकार सीनियर चैलेंजर्स में से एक का सामना किया था और उसकी ओरा को देखते हुए वो कम से कम 2 स्टार वॉरियर था। लाइका ने अपने वेपन पर अपनी पकड़ कस ली और वॉर्न किया,
तुम्हें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन आदमी बस हंसा। तुम गलत हो, उसने कूल से कहा। ठीक उसी पल जब लाइका अपर क्लास स्टूडेंट का सामना कर रही थी, पीछे से 3 और आकृतियां परछाइयों से निकली। वे भी अपर क्लासमैन थे, हर कोई 1 स्टार रैंक पर, और लाइका की टीम को हर तरफ से घेर चुके थे। लीडिंग सीनियर ने घमंड से स्मर्क किया। तुम स्ट्रैंग हो सकती हो लेडी लाइका, उसने मजाक में कहा। लाइका ने उसे घूरा। उसकी मुद्रा अडिग थी। मैं हार नहीं मानूंगी, उसने तेजी से जवाब दिया। अगले ही पल दोनों टकरा गए। उनके वेपन्स चांदनी में चमक रहे थे। सेफ रहना, लाइका ने अपने टीममेट्स को चिल्लाकर कहा। जैसे ही लाइका जोर से लड़ रही थी, बाकी टीम और अपर क्लास के बीच एक क्योटिक लड़ाई छिड़ गई। सीनियर्स ने एम्बुश कोऑर्डिनेट करने की कोशिश की, ग्रुप को घेरने और उनके क्रिस्टल ओर को छीनने का प्रयास किया, लेकिन लाइका की टीम पीछे हटने को तैयार नहीं थी। इसी बीच लिंक्स अपने आप को सबसे टफ 1 स्टार अपोनेंट के सामने खड़ा पाया। उसने अपने स्पीयर पर पकड़ कस ली, अनिश्चित था कि क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक मेमोरी चमकी, उस दिन की जब उसकी बात हमारा एमसी से हुई थी। उस दिन लिंगस ने घबराहट में पूछा था और हमारा एमसी ने अपने हाथ क्रॉस कर लिए थे, हल्का सा स्मर्क करते हुए। सिंपल, उसने कहा। लिंगस उस तेज जवाब से हैरान रह गया था। हमारा एमसी हंसा और बोला, ये सबसे नेचुरल चीज है करने के लिए। लिंक्स ध्यान से सुनता रहा जब हमारा एमसी आगे समझा रहा था। इस पहाड़ पर सबसे स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स 2 स्टार्स हैं और सीनियर स्टूडेंट्स वो भी ज्यादातर उसी लेवल के हैं। लिंक्स की आंखें फैल गई थीं। हमारा एमसी ने सख्ती से सिर हिलाया। हाँ, टैक्टिक कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तुम्हें बस सही ओपनिंग का इंतजार करना है। पेशेंस रखो और वॉर तब करो जब तुम्हारा अपोनेंट कम से कम उम्मीद करे। मेमोरी गायब हो गई और लिंगस ने तेज सांस छोड़ी। उसका फोकस वापस प्रेजेंट लड़ाई पर लौट आया। उसका अपोनेंट आगे लपका, लेकिन इस बार लिंगस पीछे नहीं हटा। वो उस एक परफेक्ट पल का इंतजार करने के लिए तैयार था। हमारा एमसी धीरे से हंसा था, अपना हाथ अपनी तलवार पर रखते हुए। तुम ढूंढते नहीं हो, उसने कहा था। लिंक्स ने हैरानी में आंखें झपकाई थीं और हमारा एमसी ने शांति से सिर हिलाया। जब तुम किसी स्ट्रॉन्गर का सामना कर रहे हो, यही तुम्हारा एकमात्र ऑप्शन है। तुम्हारे पास अपने आप ओपनिंग बनाने का कोई चांस नहीं है। तुम्हें बस एंड्योर करते रहना है, चाहे कितना भी दर्द हो, चाहे लगे कि तुम मर रहे हो। उन शब्दों ने लिंगस को भीतर तक हिला दिया था। अब वो शब्द लिंक्स के सिर में गूंज रहे थे जब वह अपने अपोनेंट का सामना कर रहा था। मैं कमजोर हूं, लेकिन मुझे एंड्योर करना होगा, उसने सोचा, एक और वार ब्लॉक करते हुए जिसने उसकी बाजू में कंपन भेज दिए। मिनट बीतते गए। वह डिफेंड करता रहा, बड़ी मुश्किल से डच करता रहा। उसने कभी काउंटर अटैक नहीं किया, बस एंड्योर करता रहा। हर बार जब वह एक और वॉर से बच जाता, उसका अपोनेंट और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता। गुस्से की गरज के साथ एक अपर क्लासमैन हवा में उछल पड़ा। अपनी ब्लेड ऊपर उठाकर उसने एक क्रशिंग डाउनवर्ड स्ट्राइक करने की कोशिश की। वही पल था जिसका लिंगस इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में फोकस की चमक उभरी। उसने अपना स्पीयर पूरी ताकत से ऊपर की ओर थ्रस्ट किया। हथियार उसके अपोनेंट के गार्ड को चीरते हुए पार गया। एक साफ हिट लगा और उसे जमीन पर गिरा दिया। सीनियर हैरानी में हाँफ उठा। इससे पहले कि वह बेहोश होकर गिर पड़े, लिंगस कांपते हुए खड़ा था, अपने हाथ को देख रहा था। उसका स्पीयर हल्का सा चमक रहा था, उसका कोर जगमगाने लगा था। एक गोल्डन स्टार का मार्क उसके बगल में उभरा। उसने कर दिखाया था। लिंक्स ने अपना पहला स्टार कमा लिया था। इसी बीच लाइका अभी भी अपने 2 स्टार अपोनेंट से भिड़ी हुई थी। स्टील की टकराहट की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी उसने एक पावरफुल स्वॉट टेक्निक अनलीश की, वही जो उनके एमसी ने उसे खुद सिखाई थी। बहुत स्लो, उसने धीमे से कहा, आखिरी स्विंग को साइड स्टेप करते हुए। उसकी ब्लेड चमकी और उसका अपोनेंट हारकर जमीन पर गिर पड़ा। लाइका ने एक तेज सांस छोड़ी, फिर अपनी टीम की तरफ दौड़ी, लेकिन देखा कि सब लोग पहले ही अपनी लड़ाई जीत चुके थे। टीम खुशी से चीयर कर उठी। वे थके हुए थे मगर बेहद खुश। लिंगस अपने टीममेट्स से घिरा हुआ था जो उसे बधाई दे रहे थे। वह मुस्कुराया, सांसें फूली हुई थीं, लेकिन चेहरा गर्व से भरा था। अब मेरी टीम में हर किसी के पास कम से कम 1 स्टार है, उसने आत्मविश्वास से कहा। लेकिन जैसे ही वे वापस लौटने लगे, लाइका ने दूर पहाड़ियों की तरफ देखा। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैं सोच रही हूँ, हमारा एमएससी अभी क्या कर रहा होगा, उसने धीमे से कहा। उन्हें पता नहीं था कि पहाड़ों की गहराई में उनका एमसी अकेले ही अपर क्लासमैन के एक पूरे ग्रुप को नष्ट कर रहा था। उसकी तलवार का हर वार गरज की तरह गूंज रहा था। तथाकथित एलीट्स एक एक कर हवा में उड़ते जा रहे थे। पुनर्जन्म लिए हुए प्रोडिजी के सामने वे बेबस थे। उसके लिए यह लड़ाई कोई चुनौती नहीं थी, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस थी। जो अपर क्लासमैन किसी तरह उससे बच निकले, वे अब उसे एक डरावना मॉन्स्टर कहने लगे थे। आखिरकार उनका एमसी सिर्फ कोई साधारण स्टूडेंट नहीं था। कुछ ही देर में अपर क्लासमैन घबराए हुए भागने लगे। उसने एक सीनियर लड़के को घसीटा जिसे वह अभी अभी हराकर उठा लाया था। उसका चेहरा शांत था, फिर भी धमकाने वाला। डरा हुआ सीनियर कांप रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि कौन सा राक्षस उसे पकड़कर ले जा रहा है। खासकर तब जब एमसी ने एक हाथ में एक विशाल सांप बीस्ट की भारी लाश को ऐसे पकड़ा था जैसे वह कोई हल्का खिलौना हो। एक तेज ग्रिन के साथ एमसी ने मजाक में पूछा, क्या बात है, कोई और खेलना नहीं चाहता? उसकी आवाज में साफ साफ मनोरंजन छलक रहा था। पैथेटिक, उसके शब्दों ने सीनियर्स के शरीर में ठंडक भर दी। डरे हुए सीनियर्स चिल्लाने लगे कि वह पागल है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। कुछ ने सवाल किया कि हमारा एमसी जैसा लोअर क्लासमैन उनका शिकार क्यों कर रहा है।
जबकि सीनियर्स को जूनियर्स का शिकार करना चाहिए था। लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका था। वह शिकार नहीं था, वह शिकार करने वाला बन चुका था। अचानक घबराए हुए सीनियर्स में से एक ठोकर खाकर गिर पड़ा। जब वह वापस उठने की कोशिश कर रहा था, वह जम गया। उसकी आंखें डर से फैल चुकी थीं। जैसे ही गिरे हुए सीनियर ने सिर उठाया, वह स्तब्ध हो गया। हमारा एमसी पहले ही उसके ठीक सामने खड़ा था। उसकी क्रिम्सन आंखें हल्की रोशनी में मंद सी चमक रही थीं। हमारे एमसी ने एक हल्की आह भरी। मैं तुम्हारा पीछा करते करते थक गया हूँ, उसने कहा और अपना हाथ बढ़ाया जैसे उसे उठाने में मदद करना चाहता हो। लेकिन इससे पहले कि सीनियर कुछ समझ पाता, उसकी आंखें और फैल गईं। उसका शरीर अकड़ गया, फिर अचानक पूरी तरह ढीला पड़ गया। वह गिलासा के पैरों पर बेहोश होकर गिर गया। हल्का सा सिर झुकाते हुए एमसी ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने आसपास देखते हुए धीरे से कहा। फिर अचानक उसका टोन तेज हो गया। इन कमीने अपर क्लासमैन को क्या हो गया है? ये इतने डरे हुए और डिफेंसिव क्यों बिहेव कर रहे हैं? उसके होंठों पर एक स्नीयर उभरी। जब उन्होंने मुझे पहली बार देखा था तो बहुत एग्रेसिव थे, अब डरे हुए जानवरों की तरह भाग रहे हैं। उसकी आवाज जंगल में गूंज उठी। ठीक उसी समय एमसी ने पास ही एक हल्की प्रेजेंस महसूस की। उसका एक्सप्रेशन बदल गया। वह तेजी से मुड़ा और बोला, हे! उसका टोन टीजिंग था। अगर तुम मुझे देख रहे हो तो पास क्यों नहीं आ जाते? जब कोई जवाब नहीं आया, वह हौले से हंसा। अभी भी छुपे हुए हो? हाँ। उस दिशा से जहां उसने प्रेजेंस महसूस की थी, एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। ये एग्जामिनेशन को मॉनिटर करने के लिए असाइन किए गए ओवरसियर्स में से एक था। ओवरसियर के गालों पर पसीने की बूंदें बह रही थीं और वह अपने आप से फुसफुसाया। समझ नहीं पा रहा था कि हमारा एमसी किस तरह का बच्चा है। उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। हमारा एमसी अकेले ही उन सीनियर अपर क्लासमैन का पूरा ग्रुप हरा चुका था, जो उससे कई गुना स्ट्रांग होने चाहिए थे। और उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एमसी ने उसकी छिपी हुई प्रेजेंस भी महसूस कर ली। कुछ ऐसा जो किसी आम एग्जामिनी के बस की बात बिल्कुल नहीं थी। जो कुछ उसने देखा था, उसकी गंभीरता को समझते ही ओवरसियर का चेहरा सख्त हो गया। वह जानता था कि उसे तुरंत सब कुछ रिपोर्ट करना होगा। इसी बीच पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के बाहर कैंप में फ्रेया हैरान रह गई जब कई ऑन ऑब्जर्वर्स अपनी रिपोर्ट देने के लिए एक साथ इकट्ठा होने लगे। उनके अनुसार एग्जामिनेशन शुरू हुए 1 हफ्ता हो गया था और लगभग 30% लोअर क्लासमैन ने वापस ले लिया था। इसका मतलब था कि कई जूनियर्स पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के कठिन वातावरण और जानलेवा टॉक्सिन्स को सह नहीं पाए थे। बाकी बचे हुए कैंडिडेट्स धीरे धीरे एडजस्ट हो रहे थे। टेरेन और अपने आसपास के खतरों दोनों से बचना सीख रहे थे। ऑन ऑब्जर्वर्स में से एक ने बताया कि उन्हें अब और अधिक लोअर क्लासमैन के टेस्ट छोड़ने की उम्मीद नहीं थी। लेकिन जब फ्रेया ने सीनियर अपर क्लासमैन की स्थिति के बारे में पूछा तो ऑन ऑब्जर्वर्स ने अनईजी होकर एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी खामोशी शब्दों से ज्यादा जोर से बोल रही थी। कोई भी उसे सीधा जवाब देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फ्रेया का एक्सप्रेशन इरिटेशन में गहरा हो गया। उसका धैर्य खत्म हो रहा था। साफ बोलो, उसने आदेश दिया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ऑब्जर्वर्स डर गए। आखिरकार उनमें से एक ने बोलने की हिम्मत जुटाई। सीनियर अपर क्लासमैन, वो लगातार फेल हो रहे हैं मैम। वे प्रोडिज लॉर्ड हमारा एमसी को हरा नहीं पा रहे हैं। फ्रेया ने भौहें सिकोड़ लीं। वह सोच में पड़ गई। फिर ठंडे स्वर में पूछा, वे आखिर किस चीज से बच रहे हैं? मेरे ज्ञान के अनुसार पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंदर कोई ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो सीनियर अपर क्लास को धमकी दे सके। उसके सबोर्डिनेट्स ने चिंतित नजरों से एक दूसरे को देखा। वे साफ जवाब देने में असमर्थ थे। कोई भी यह समझा नहीं पा रहा था कि हमारा एमसी ने सभी सीनियर एग्जामिनीज को कैसे हरा दिया था। फ्रेया की आंखें संकरी हो गईं। चक्वर्स में से एक ने हिचकिचाते हुए बोलना शुरू किया। वे किसी मॉन्स्टर से नहीं भाग रहे थे, लेडी फ्रेया, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। फ्रेया की आंखें हल्का सा फैल गईं। उसका एक्सप्रेशन एक पल के लिए जम गया। हमारा एमसी, उसने एक आईब्रो उठाते हुए दोहराया। ऑन ऑब्जर्वर ने गहरी सांस ली। अब उसका टोन अनईजी भी था और सख्त भी जब उसने सच्चाई बताई। पहले उन्होंने लॉर्ड हमारा एमसी के खिलाफ लड़ने की कोशिश की, उसने कहा, लेकिन सभी हमारे प्रोडिजी की शक्ति के बारे में जानते हैं। एक और ऑन ऑब्जर्वर आगे आया। उसकी आवाज भी हल्की कांप रही थी। लॉर्ड गिलासा किस तरह के इंसान है? सच कहूं तो जो मैंने देखा वह इसका आनंद ले रहा था, सचमुच आनंद। वह रुका, याद करते हुए। वह सीनियर अपर क्लासमैन को काटते हुए हंस रहा था, उन्हें शिकार की तरह शिकार कर रहा था। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। एक और ऑन ऑब्जर्वर ने गंभीरता से सिर हिलाया। भले ही लॉर्ड हमारा एमसी एल्ड्रियन फैमिली हेड का बेटा है, वह नॉर्मल से बहुत दूर है। फ्रेया चुपचाप सुनती रही। उसका चेहरा पढ़ने योग्य नहीं था। जब वह आखिरकार बोली, उसका टोन शांत लेकिन बेहद गंभीर था। मुझे ऐसा ही शक था, उसने स्वीकार किया। शुरू से ही लॉर्ड हमारा एमसी में कुछ अलग था। वह रुकी, उसकी हरकतों को याद करते हुए। ये बेवकूफी लगता है अगर तुम सोचो, एक 8 साल का लड़का अकेला पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की गहराइयों में जाता है, बिना हिचकिचाहट के मॉन्स्टर्स से लड़ता है। फ्रेया की नजर सखर्त हो गई। उसे आखिरकार समझ आ गया था। इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, उसने धीरे से कहा। लॉर्ड गिलॉस ने कभी सीनियर अपर क्लासमैन से छिपने का इरादा किया ही नहीं था। शुरू से ही उसका लक्ष्य बिल्कुल साफ था। उसने उनका शिकार खुद ही करने का प्लान किया था, जैसे उसने गिलासा की आंखों में देखा था जब वह पहली बार मिले थे। वो शांत, भेदने वाली आंखें जो किसी अनजानी चीज से भरी हुई थीं। फ्रेया खामोश हो गई। उसकी सोच चिंता से भरी हुई थी। फ्रेया अपने आप में सोचे बिना नहीं रह सकी कि वह लड़का सचमुच एक मॉन्स्टर था, इंसानी समझ से बहुत दूर कुछ। ठीक तभी ऑब्जर्वर्स में से एक ने भौहें सिकोड़ लीं। सर,
उसने अनईजी तरीके से आसपास देखते हुए पूछा। फ्रेया के होठ हल्की मुस्कान में मुड़ गए। रिलैक्स्ड, उसने धीरे से कहा। कुछ पल बाद एक आदमी पास आया और आदर से झुका। लेडी फ्रेया, उसने कहा। फ्रेया ने शांति से नजदीक ही एक खुले एरिया की तरफ इशारा किया। उसे वहां छोड़ दो, उसने निर्देश दिया। उसका टोन स्मूथ और कॉन्फिडेंट था। तुम सभी ने अच्छा काम किया है। जब ऑब्जर्वर्स ने पिंजरे की तरफ देखा, उनकी आंखें हैरानी में फैल गईं। अंदर कुछ विशाल हिला। एक हल्की गरज अंदर से गूंज रही थी। क्या? उनमें से एक ने फुसफुसाया। उसकी आवाज कांप रही थी। दूसरे ने अलार्म में पीछा किया। दूर से भी पिंजरे से निकलती ऑरा जबरदस्त थी। यह साफ तौर पर कम से कम 3 स्टार लेवल के बीस्ट की प्रेजेंस थी। स्टूडेंट्स के सामने करने के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल। एग्जामिनेशन के दौरान उसे छोड़ने का विचार ही पागलपन लग रहा था। लेकिन फ्रेया का एक्सप्रेशन शांत रहा, लगभग खुश। चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसने आश्वासन देते हुए कहा। उसका टोन स्टेडी था, लेकिन उसके नीचे एक ठंडक थी। उसकी आंखें हल्की सी चमकीं जब उसने पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के अंधेरे क्षितिज की तरफ देखा। जो कुछ भी वह प्लान कर रही थी वो आम नहीं था। फ्रेया की नजर पिंजरे पर जमी रही। जब वो बोली, उसका टोन शांत फिर भी हल्के अथॉरिटी के साथ था। ये सिर्फ 2 स्टार स्ट्रेंथ या उससे ऊपर के व्यक्तियों को ही टारगेट करेगा। ऑब्जर्वर्स में से एक, जो अभी भी अनसेटल्ड था, झिझका उससे पहले कि कुछ पूछे। फ्रेया ने अपनी आंखें उसकी तरफ घुमाई। उसका एक्सप्रेशन पढ़ने योग्य नहीं था, क्योंकि ये फैमिली हेड लॉर्ड ब्लेजर का सीधा ऑनर्डर है। उसने बराबरी से जवाब दिया। लेकिन उसकी सोच में एक और विचार उठा। वो इसे खुद देखना चाहती थी, उस लड़के की ताकत जिसे उनके सैनिक अब एक असली मॉन्स्टर बुलाने लगे हैं। यही सोच उसके मन में घूम रही थी जब उसने अपना कमांड दिया। अगली सुबह पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की गहराई में लिंक्स और उसकी टीम अचानक से जम गई। जब जमीन उनके पैरों के नीचे तेजी से कांपी, लाइका ने भौहें सिकोड़ लीं। उसकी इंस्टिंक्ट्स भड़क उठीं। मुझे इसके बारे में एक बुरा एहसास हो रहा है, उसने धीरे से कहा। रेमन घबराहट से आसपास देखने लगा। लिंगस ने सख्ती से सिर हिलाया। नहीं, ये अलग महसूस हो रहा है। ये शायद किसी बीस्ट का काम है। लेकिन लाइका अपनी बेचैनी को दूर नहीं कर सकी। नहीं, उसने शांत स्वर में कहा, अपने आसपास के जंगल को स्कैन करते हुए। एक पल बाद एक दूसरा झटका आया, तेज, ज्यादा भारी। पहाड़ जोर से हिला जब एक विशाल पेड़ चटक गया और उनकी तरफ गिरना शुरू हो गया। लाइका चिल्ला उठी और ठीक समय पर टीम को एक तरफ खींच लिया। विशाल तना जमीन पर टकराया, वहीं जहां वे कुछ सेकंड पहले खड़े थे। उसके टकराव से उनके आसपास की हवा हिल गई। जैसे ही धूल साफ हुई, लाइका घूमी और देखा। उसकी आंखें डर से फैल गई थीं। उसकी सांस उसके गले में रुक गई। क्या? उसने फुसफुसाया। लिंगस का चेहरा पीला पड़ गया। पसीना उसके टेंपल से टपक रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, और उसके साथ ही पहाड़ फिर से कांपा। कोलोसल गोलम, लेडी फ्रेया द्वारा छोड़ा गया बीस्ट, आखिरकार जाग गया है। लाइका और उसकी टीम अब एक ऐसे प्राणी के सामने खड़े हैं जो उनकी लिमिट से बहुत दूर है। इसी बीच पॉइजन ड्रैगन पहाड़ के दूसरी तरफ हमारे एमसी हारे हुए राक्षसों और ऊपरी क्लास के ढेर पर बैठा था। वो एक राजा की तरह आराम कर रहा था। उन सबको नीचे देखता हुआ बोला, मैं तुम सबको हरा दूंगा। हमारे एमसी इस परीक्षा से पहले ही ऊब चुका था। किसी भी ऊपरी क्लास वाले उम्मीदवार की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अब उसका सामना करें, और उसे परीक्षा अधिकारियों की तरफ से कोई देखने वाला भी महसूस नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने बस यह तय कर लिया हो कि वह जो चाहे कर सकता है। इस पूरी स्थिति से उसे निराशा हुई। तभी अचानक उसने पॉइजन ड्रैगन पहाड़ के दूसरी तरफ से एक उपस्थिति महसूस की। उसका चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने उस अजीब आभा की प्रकृति के बारे में सोचा। पहले तो उसने सोचा कि ये किसी 2 सितारा जीव की है, पर जल्दी ही उसे समझ आ गया, ये एक 3 सितारा इकाई की आभा थी। हमारे एमसी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, यह सोचते हुए कि क्या पॉइजन ड्रैगन पहाड़ में किसी 3 सितारा राक्षस को होना भी चाहिए था। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या यह आभा उस जीव की है जिसे वो उन 1000 सालों के दौरान जानता था, जो उसने इसी जमीन पर बिताए थे। पर हमारे एमसी को तुरंत एहसास हुआ कि हर परीक्षार्थी एक 3 सितारा जीव के सामने मुश्किल में पड़ जाएगा। लाइका भी इस तरह के खतरे को संभाल नहीं पाएगी। उसने धीरे से कहा कि प्रशिक्षक को यह पक्का कर लेना चाहिए था कि परीक्षा शुरू होने से पहले पॉइजन ड्रैगन पहाड़ में कोई 3 सितारा राक्षस मौजूद नहीं है। उसी पल यह साफ हो गया कि हमारे एमसी का दिमाग कितना तेज था। वो समझ गया कि फ्रेया की योजना कितनी पेचीदा हो सकती है। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सवाल किया कि क्या फ्रेया और दूसरे प्रशिक्षकों ने जानबूझकर परीक्षा के हिस्से के तौर पर किसी 3 सितारा जीव को पहाड़ पर रहने दिया था। हमारे एमसी ने माना कि उसे नहीं पता था कि प्रशिक्षक क्या सोच रहे थे। फिर भी उसने इस स्थिति को एकदम सही माना। इसका मतलब था कि आखिरकार उसे एक और प्रतिद्वंदी मिलेगा जो उसका मनोरंजन कर सके। फिर उसने ध्यान दिया कि जो उपस्थिति उसे महसूस हुई थी वो अभी भी उसकी जगह से काफी दूर थी। हमारे एमसी ने जोर से सोचा कि वो जीव उसके पास क्यों नहीं आया। उसने बैठकर इंतजार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो एक 3 सितारा राक्षस का सामना करना चाहता था। उसने ऐलान किया कि वह खुद उसके पास जाएगा। शांत आत्मविश्वास के साथ उसने कहा कि वो जीव उसका इंतजार कर सकता है। इसी बीच दूसरी तरफ सीन सलीम पर चला गया। उसने पत्थर के गोल पर जोरदार हमला किया, लेकिन अपनी पूरी ताकत से वार करने पर भी वो उसे कोई खास नुकसान नहीं पहुंचा पाई। उसे यकीन नहीं हुआ कि वो उसके सिर पर एक खरोच भी नहीं छोड़ पाई थी। रेमन तुरंत आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से अपनी ढाल गोंद से टकराई। फिर भी उसके वार का असर वैसा ही हुआ जैसे किसी ठोस पत्थर को मारना। गोलम टस के मस नहीं हुआ।
सैलून निराश होकर लाइका से आग्रह किया कि वो अपनी आभा और बिजली का इस्तेमाल करें। गोलम की बाह पर एक हल्का निशान देखने के बाद लाइका तुरंत समझ गई कि केवल आभा से मजबूत किए गए हमले ही उसके बाहरी कवच को नुकसान पहुंचा सकते हैं। 2 सितारा होने के नाते वह इसे चोट पहुंचा सकती थी, पर उसके 1 सितारा साथी इसके खिलाफ कुछ भी कर नहीं पा रहे थे। लिंगस ने तुरंत उसे आवाज दी और पूछा कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए। लाइका ने स्थिति को संभाला और उन्हें निर्देश दिया कि वे उसके आदेशों का पालन करें। लाइका ने समझाया कि जैसे ही वह गोलम का ध्यान भटकाएगी, उन्हें मौका देखकर भाग जाना होगा। लेकिन लिंक्स ने जोर देकर कहा कि वे ऐसा नहीं कर सकते और न ही वे लेडी लाइका को अकेले गोलम का सामना करने के लिए छोड़ सकते हैं। लाइका ने उन्हें ध्यान से सुनने को कहा। उसने कहा कि अगर वे रुके रहे तो इस लड़ाई में वे सिर्फ बोझ बनेंगे। उसने उन्हें गोलम की बाह को ध्यान से देखने का आदेश दिया। वही जगह है जहां उसने पहले हमला किया था। अपनी आभा का उपयोग करने के बावजूद वो सिर्फ एक हल्की सी खरोच ही बना पाई थी, और वह भी 1-2 सितारा लड़ाके का वार था। 1 सितारा होने के नाते उनमें गो को जरा भी चोट पहुंचाने की ताकत नहीं थी। रेमन ने माना कि हालांकि वे जीव को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर वे उसे समर्थन दे सकते हैं। वे यह पक्का कर सकते हैं कि जो भी वार करें वह ठीक से लगे। जब लाइका ने पूछा कि इसका क्या मतलब है, तो लिंक्स आगे आया और कहा कि वह हर वो काम करेगा जिससे वह बोझ न बने। शैलीन भी सहमत हो गई। अगर वे मिलकर यह पक्का करें कि लेडी लाइका के वार सही जगह पर लगे, तो उन्हें जीतने का मौका जरूर मिलेगा। उनका पक्का इरादा और भरोसा लाइका तक साफ पहुंच गया। लाइका मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। आखिरकार वह समझ गई थी कि वे क्या चाहते हैं। लाइका ने उनसे कहा कि वह उनके समर्थन पर भरोसा करेगी ताकि उसके हमले सही ढंग से लग सकें। जैसे ही वह अपनी शक्ति और बिजली को अपनी तलवार में इकट्ठा कर रही थी, रेमन बचाव करने के लिए अपनी जगह पर आ गया, जबकि लिंगस और शैलीन हमले में मदद करने के लिए खुद को तैयार कर रहे थे। जैसे ही लाइका ने अपनी पूरी ताकत अपनी तलवार में केंद्रित कर ली, उसने उन्हें गोलम पर फिर से हमला शुरू करने का निर्देश दिया। लाइका सबसे पहले आगे बढ़ी, सीधा उस जीव की तरफ तेजी से भागी। गोलम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, जबरदस्त ताकत से उस पर झपटा मारा। रेमन उसे बचाने के लिए अपनी ढाल लेकर बीच में आया, पर एक स्टार होने के कारण उसे 3 स्टार के वार की ताकत झेलने में बहुत मुश्किल हुई। लिंगस और शैलीन तेजी से अंदर आए गोलम का ध्यान भटकाने के लिए बगलों से हमला किया। मौका देखते ही लाइका तेजी से उस जीव के पीछे चली गई और अपनी तलवार उठाई। उसने अपनी बिजली वाली तकनीक हेवन थंडर का इस्तेमाल किया। अपनी पूरी ताकत से गोलम पर पीछे से वार किया। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के पूरे जंगल में एक जबरदस्त धमाका हुआ। जब गोलम आखिरकार जमीन पर गिरा और धुआं छटा, तो उसके वार का असर साफ नजर आया। उस जीव ने जंगल को जो नुकसान पहुंचाया था, उसका बदला अब ले लिया गया था। लिंगस तुरंत लाइका के पास भागा और पूछा कि क्या वह ठीक है। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह ठीक है, हालांकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी। फिर उसने रेमन के बारे में पूछा। शैलीन उसे सहारा दे रही थी। रेमन ने जवाब दिया कि वह भी किसी तरह से संभाल रहा है। जब लाइका ने सुझाव दिया कि उन्हें अपने अड्डे पर लौट जाना चाहिए, तभी अचानक उसने पीछे गोलम की मौजूदगी फिर से महसूस की। उसने तेजी से लिंगस को रास्ते से धकेला, जिसके कारण वह खुद उस जीव की पकड़ में आ गई। जब गोलम ने उसे ऊपर उठाया तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वह अभी भी हिल सकता है। उसे एहसास हुआ कि पहले वार के बाद वह बहुत ज्यादा लापरवाह हो गई थी। शैलीन भी उतनी ही हैरान थी। लाइका का पूरा ताकत वाला हमला झेलने के बाद भी गोलम जिंदा था और हिल डुल रहा था। यह इतनी ताकत को कैसे झेल सकता है? लेडी लाइका की तकनीक के बाद भी यह कैसे लड़ सकता है? लिंक्स उसे बचाने के लिए बेताबी से कोशिश कर रहा था, अपने भाले से गोलम पर वार कर रहा था, लेकिन वह जीव लाइका को ढाल की तरह बार बार घुमा रहा था, जिससे वह एक भी सही वार नहीं कर पा रहा था। जैसे ही लिंगस की चिंता बढ़ी, अचानक एक विशाल पेड़ तेजी से उनकी तरफ आया। ये गोलम से टकराया, जिससे उस जीव को लाइका को अपनी पकड़ से छोड़ना पड़ा। लिंगस ने तुरंत उसे खड़े होने में मदद की और खतरे से दूर खींच लिया। अभी भी उलझन में लाइका ने जोर से सोचा कि अभी क्या हुआ और वह उसकी पकड़ से कैसे बच निकली। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाती, एक शांत आवाज ने उस अफरा तफरी को चीर दिया। हमारे एमसी आगे बढ़ा और पूछा कि वे किस तरह की स्थिति से निपट रहे हैं। जिस पर लिंगस और लाइका ने उसकी आवाज सुनी, उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। लेकिन लाइका की हालत पूछने के बजाय हमारे एमसी उस राक्षस से लड़ने की संभावना पर ज्यादा खुश लग रहा था। हमारे एमसी ने जीव को देखा और तुरंत हंसकर बोला कि वह किस तरह की मिट्टी की कठपुतली देख रहा है। उसके लिए यह कचरे से ज्यादा कुछ नहीं था। पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के चारों ओर तनाव बढ़ने के साथ यह दृश्य खत्म हुआ। गिलो का एल्डर टकराव शुरू होने से ठीक पहले वहां पहुंचा। जैसे ही उसने गोलम की उपस्थिति महसूस की, दूर कहीं हल्की रोशनी की शक्ति चमक उठी। उसने इसे तुरंत पहचान लिया। लाइका की शक्ति से उसके मुंह से एक छोटी सी सांस निकली, लगभग अविश्वास की हंसी जैसी। उसने कभी सोचा नहीं था कि फ्रेया ने जिस राक्षस को छोड़ा था, उसके साथ टकराव के लिए लाइका का समूह सबसे पहले मजबूर होगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के तेजी से भागा, अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था ताकि गोलम के हावी होने से पहले वह उनकी टीम तक पहुंच जाए। दौड़ते समय उसके मन में एक कड़वा ख्याल आया। अपने पिछले जीवन में वह यह दूरी पल भर में तय कर लेता, तब उसे कुछ भी धीमा नहीं कर सकता था। लेकिन अब इस कमजोर हालत में वह केवल अपनी सीमित ताकत से खतरे की तरफ दौड़ सकता था। यह अंतर उसे बहुत दुखद और दयनीय लगा।
फिर भी इसने उसे और तेजी से भागने पर मजबूर किया। गिलफोर्स दौड़ता रहा, लेकिन एक और विचार उसके सामने आया। आखिरकार उसकी टीम में होनहार नौजवान थे, जिनमें से हर कोई एल्ड्रॉन परिवार का नाम रखता था। भले ही उनका दुश्मन सिर्फ एक 3 स्टार राक्षस जैसा जीव था, पर उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे कितनी देर तक हमले को झेल पाएंगे। उन तक जल्दी पहुंचना ही एकमात्र रास्ता था। तभी उसके दिमाग में कुछ आया। एक तकनीक जो उसने हाल ही में सीखी थी उसके दिमाग में कौंध गई, जिससे उसे अचानक रुकना पड़ा। अगर उसके पास पहले से ही वह तकनीक थी तो वह उसका उपयोग क्यों नहीं कर रहा था? एक हल्की सी हंसी उसके मुंह से निकली। वह एक विशाल पेड़ के बगल में गया, अपने हाथ तने के चारों ओर लपेटे और एक ही झटके में उसे जमीन से उखाड़ दिया। उसकी शारीरिक ताकत, जो एल्ड्रॉन वंश के कारण पहले ही सामान्य से दोगुनी थी, उसकी नसों में दौड़ गई। उस ताकत को नई तकनीक के साथ मिलाकर उसने उखड़े हुए पेड़ को उठाया और गोलेम की दिशा में एकदम सही निशाने के साथ फेंक दिया। जैसे ही वो विशाल पेड़ का तना आसमान में उड़ा, गिलफोर्स ने उसकी चाल देखी। इस तकनीक का असर उसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छा था। ताकत, निशाना, सब कुछ उसके पहले के अनुमान से बहुत आगे निकल गया था। उसने खुद को देखकर सर हिलाया। वह खुश था कि उसने यह तकनीक सीखने का फैसला किया था। उसके इस शरीर की चुस्ती और ताकत के साथ वह आगे की लड़ाइयों में जरूर इस पर भरोसा करेगा। गिलफोर्स ने चुपचाप अपने मन में इस तकनीक का नाम लिया, पाल पोषण करने वाले ड्रैगन की फेंकने की कला। उसके हिसाब से इसके बुनियादी निर्देश परीक्षा की तैयारी में सभी हिस्सा लेने वालों को दिए गए थे। पाल पोषण, ड्रैगन की लड़ाई वाली कला, ठीक वैसे ही जैसे मारधा ड्रैगन की लड़ाई वाली कला में सिर्फ सीधे साधे शुरुआती दाव और सरल निर्देश थे, लेकिन गिलफोर्स के लिए वो बिल्कुल सही थे। अपनी पिछली जिंदगी में वह ऐसी तकनीकों को उनके असली रूप से बहुत आगे बदल चुका था। उसका शरीर नजदीक की लड़ाई के लिए बना था, फिर भी वह हमेशा दूर से लड़ने वाले की तरह लड़ा। फिर भी सिर्फ वह पेड़ जानवर पर फेंकना लड़ाई खत्म करने के लिए काफी नहीं होगा, और वह यह जानता था। वह दोबारा लाइका की जगह की तरफ दौड़ने लगा। जब वह आखिर में टीम के पास पहुंचा, लिंगस को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि गिलफोर्स इतनी जल्दी आ गया। गिलास ने पूछा कि क्या वह ठीक है। लिंक्स ने जवाब दिया कि वह ठीक है, लेकिन वह जरूरी नहीं था। उनकी असल मुश्किल वह जानवर था, गोलम, जिससे वे लड़ रहे थे। गोलम का नाम सुनते ही गिलास की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से कहा, तो इस मिट्टी की कठपुतली को गोलम कहते हैं। वो जीव उसे अजीब लगा। वह उसकी मौजूदगी तो महसूस कर सकता था, पर उसके अंदर जीवन का हल्का सा निशान भी नहीं था। इससे पहले कि वह और सोच पाता, गोलम फिर से उठा और तुरंत उस पर जोर से वार किया। लाइका ने चेतावनी देते हुए चिल्लाया। उसे सावधान रहने को कहा, क्योंकि वह जीव बेहद खतरनाक था। वो चेतावनी बेकार साबित हुई। गोलम का जबरदस्त घूंसा उसकी तरफ आया, लेकिन गिलफोर्स ने उसकी मुट्ठी एक हाथ से ऐसे पकड़ ली जैसे वो सिर्फ एक हल्का सा थप्पड़ हो। उसने हल्की रुचि से उस जीव को देखा और कहा, मजबूत है। उसका सख्त शरीर एक बात साफ बता रहा था, उसे धीरे धीरे इसकी सुरक्षा तोड़ने के लिए ऑरा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसने आराम से अपना हाथ घुमाया और गोलम को वापस अंदर की तरफ धकेल दिया। ऐसे किसी चीज को सामान्य तरीकों से हराना बहुत ज्यादा बेकार होगा। उसकी बातें सुनकर लाइका ने गुस्से में लंबी सांस छोड़ी। उसने शिकायत की कि गिलफोर्स हमेशा बहुत लापरवाह रहता है। लिंक्स वहीं जम गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि गिलफोर्स ने अभी क्या कहा। इस गोलम ने लगभग उनकी पूरी टोली को खत्म कर दिया था। फिर भी गिलफोर्स को यह लड़ाई बेकार लग रही थी। गोलम फिर उठा, उस पर हमला करने की तैयारी में। गिलफोर्स ने ध्यान दिया कि अपने इतने बड़े आकार के लिए वह जीव पक्का खतरनाक था। फिर भी उसने बिना हिचकिचाए अपना हाथ उठाया और उसके वार का सीधा सामना किया। टक्कर से जमीन में एक गहरा झटका लगा और टकराने की वजह से धूपला बाहर की तरफ फूट गया। यह जगह बहुत खतरनाक है, गिलफोर्स ने कहा। उसने तुरंत सबको हटो बोलकर चिल्लाया। लाइका के ग्रुप ने उससे कोई सवाल नहीं किया। उन्होंने जैसा उसने हुक्म दिया ठीक वैसे ही जल्दी से उस मैदान से पीछे हट गए। जब वो काफी दूर चले गए तो गिलफोर्स ने अपने दांव में ताकत जमा की और गोलम को जबरदस्त शक्ति से उछाल दिया। वो विशाल जीव जमीन पर गिरता चला गया। जमीन को उजाड़ता हुआ उसकी बाहरी खाल मुश्किल से फटी थी, जिससे गिलफोर्स को पता चला कि ये चीज सच में कितनी मजबूत है। जैसे ही वो उसके पीछे दौड़ा, उसकी मुट्ठी में ऑरा भर गया। वो जानना चाहता था कि क्या उसके शरीर का अंदरूनी हिस्सा बाहर जितना ही सख्त है। एक चालाक छलांग के साथ वह ठीक हो रहे जानवर के ऊपर हवा में उठ गया। उसने बुड़बड़ाया, देखते हैं क्या अंदर भी इतना ही सख्त है। उसने ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट 8 बर्स्ट का पहला रूप शुरू किया। उसकी मुट्ठी गोलम से टकराई और उस टक्कर से एक तेज धमाका हुआ, जिसने उसके शरीर को चीर दिया। गिलफोर्स के नजरिए से जीव की सुरक्षा को धीरे धीरे खत्म करके लड़ाई को लंबा खींचने का कोई फायदा नहीं था। बर्स्ट का इस्तेमाल करके वह उसके शरीर के अंदर तक मूल शक्ति डाल सका और उसे अंदर से ही नष्ट कर दिया। लड़ाई तुरंत खत्म हो गई। गिलफोर्स ने पक्का किया कि उसका हमला बिल्कुल वैसे ही काम किया जैसा उसने सोचा था। इस नतीजे से वह बहुत खुश हुआ और उसने माना कि इस तरह लड़ना लड़ाई को और भी ज्यादा संतुष्टिपूर्ण बना देता है। 1 महीने बाद एल्ड्रियन एस्टेट की मुख्य इमारत में पॉइजन ड्रैगन माउंटेन की परीक्षा को पूरा 1 महीना हो चुका था। एल्ड्रियन एस्टेट की मुख्य इमारत के अंदर गिलफोर्स को सिर्फ गुस्सा आ रहा था।
अपनी ट्रेनिंग के बीच में बुलाया जाना पहले से ही परेशान करने वाला था और वह समझ नहीं पा रहा था कि उसे बीच में टोकना क्यों जरूरी था। चलते समय एक शिक्षक ने हालात समझाए। 1 महीने की परीक्षा आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी थी जब से उस 3 स्टार गोलम की घटना हुई थी। उसके बाद कोई और बड़ी मुश्किल नहीं आई थी, लेकिन पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के सख्त माहौल ने लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया था। 7 साल के जो क्लास के सदस्य थे उनकी संख्या लगभग 30% कम हो गई थी। कई लोग या तो पीछे हट गए थे या वे खतरा सह नहीं पाए थे, लेकिन इसी खतरे ने बचे हुए छात्रों को आगे बढ़ने पर मजबूर किया था। बचे हुए जो 30% थे वे सब 1 स्टार लेवल पर पहुंच चुके थे। जैसे ही परीक्षा खत्म हुई, गिल्फोस को तुरंत ब्लाजा एल्ड्रियन ने बुलाया, जो एल्ड्रियन परिवार के अभी के मुखिया थे। जैसे ही गिल्फोस गलियारे से मुखिया के कमरे की तरफ जा रहा था, उसने सीधे सीधे पूछ लिया कि परिवार के मुखिया को उससे क्या चाहिए। फ्रेया वहीं जम गई। साफ दिख रहा था कि वह नाराज है। उसने उसे जोर से डांटा, जिद करते हुए कहा कि उसे सही इज्जत दिखानी चाहिए और मुखिया को सिर्फ मुखिया नहीं बल्कि मास्टर मुखिया कहकर बुलाना चाहिए। गिल्फोस ने आलस में बहस की कि दोनों का मतलब तो एक ही होता है, लेकिन फ्रेया ने उसकी एक न सुनी। उसके दिमाग में बुलावे की वजह साफ थी। जब गिल्फोस ने पूछा कि क्या यह सच में उसके बर्ताव की वजह से है, तो उसने खुद ही यह मुसीबत मोल ली थी। फ्रेया ने फौरन इसकी पुष्टि की। उसने समझाया कि ऊपरी क्लास की परीक्षा का मकसद था कि वे निचले क्लास के जूनियर्स पर हमला करें और उनके क्रिस्टल अयस्क चुरा लें, लेकिन नियम का पालन करने के बजाय गिल्फोस, जो खुद एक निचले क्लास का जूनियर था, उल्टा काम कर दिया था। उसने ऊपरी क्लास पर ही हमला कर दिया था। इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसकी वजह से ऊपरी क्लास का एक भी छात्र किसी जूनियर से एक भी और नहीं चुरा पाया। नतीजा यह हुआ कि ऊपरी क्लास को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी। गिल्फोस ने पलटकर कहा कि ऊपरी क्लास के सीनियर्स पर हमला करना मना नहीं था। फ्रेया ने आह भरी और जवाब दिया कि भले ही मना नहीं था, लेकिन इतिहास में किसी भी जूनियर ने ऊपरी क्लास को चुनौती देने की हिम्मत नहीं की थी। किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि निचले वर्ग के छात्र में ऐसा करने की हिम्मत या ताकत होगी। फ्रेया ने एक लंबी थकी हुई आह भरी और थोड़ा सा पीठ फेर ली, जैसे उसने आखिरकार उसे तर्क करने की कोशिश छोड़ दी हो। उसने उसे बताया कि उसका यह लापरवाह रवैया तुरंत ठीक करने की जरूरत है, खासकर ब्लाजा मास्टर मुखिया से मिलने से पहले, जो एल्ड्रियन परिवार के संरक्षक हैं। उसने चेतावनी दी कि परिवार के मुखिया के सामने इस तरह लापरवाही से या बेइज्जती से बात करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वह कितना भी प्रतिभाशाली क्यों ना हो। फिर से फ्रेया ने झीक को समझाया कि अपना एटीट्यूड और बोलने का तरीका मास्टर हेड के सामने सेट रखे, खासकर जब सीधे उनसे बात करे। लेकिन झीक ने उल्टा पूछ लिया कि क्यों। फ्रेया ने बोला कि भले ही वह अभी छोटा है, लेकिन उसका यह खतरनाक रवैया कभी भी उसकी मौत की वजह बन सकता है और वह नहीं चाहती कि उसे उसके अपने पिता के हाथों सिर्फ बिहेवियर की वजह से मरते देखे। झीक ने बस इतना कहा कि अगर ऐसा है तो बालसा काफी वायलेंट निकले। दरवाजे तक पहुंचते ही फ्रेया ने तुरंत नॉक किया और खुद को ब्लैक ड्रैगन कॉर्प्स की मेंबर फ्रेया विंग बताते हुए बोली कि वे मास्टर हेड की बुलाहट पर आए हैं। बालसा ने अपने गंभीर टोन में अंदर आने को कहा। कमरे में घुसते ही फ्रेया ने बोला कि वह मास्टर हेड के ऑनर्स के हिसाब से झीक को लेकर आई है। बालसा लिखते लिखते अचानक रुक गया और झीक को घूरते हुए सीरियसली पूछ बैठा कि उसने परीक्षा के दौरान उस अपर क्लासमैन पर हमला क्यों किया। झीक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला कि हर कोई वही रिपीटेड सवाल पूछ रहा है, तो जवाब देने की जगह उसने अपने पिता से ही पूछ लिया कि क्या परीक्षा के दौरान अपर क्लासमैन पर हमला करना अलाउड नहीं था। बालसा ने पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो झीक ने समझाया कि टेस्ट पास करने की कंडीशन बस इतनी थी कि जहरीली ड्रैगन माउंटेन में 1 महीना सर्वाइव करना है और अपनी क्रिस्टल ऑनर्ब को सेफ रखना है, और इसके अलावा उसने कोई रूल नहीं सुना। इसलिए उसने बस एग्जाम के रूल फॉलो किए और जैसा उसे सही लगा टेस्ट के दौरान अपना टाइम यूज किया। उसने ये भी कहा कि अगर कुछ काम परीक्षा के दौरान बैन थे तो पहले ही क्लियर बता देना चाहिए था। झीक की बात सुनकर फ्रेया डर से जम गई और चिल्लाकर बोली कि वह मास्टर हेड के सामने ऐसे कैसे बोल सकता है। उसी पल बालसा की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी डरावनी ड्रैगन ऑरा छोड़ दी। दबाव इतना था कि फ्रेया घुटनों पर गिर पड़ी। उसे लगा कि ये ऑरा झीक को अभी मार देगी, लेकिन उसकी सोच के उलट झीक खड़ा ही रहा, मानो कुछ हुआ ही ना हो। और उसने तो ये तक बोल दिया कि मास्टर हेड इंटिमिडेट करने की कोशिश बंद करें, क्योंकि ये अब बहुत अनोइंग लगने लगा है। ये सुनकर बालसा का चेहरा शौक और गुस्से से और डार्क हो गया। फ्रेया अभी भी घुटनों पर थी जब झीक ने पूछा कि क्या बालसा ने उसे सिर्फ ऐसे बेकार सवाल पूछने के लिए बुलाया है। बालसा ने फिर पूछा कि उसने ये सब किया कैसे। झीक ने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या मतलब? तब बालसा ने बताया कि रिपोर्ट के मुताबिक झीक ने न सिर्फ उस अपर क्लासमैन को हराया, बल्कि 3 स्टार गोलेम तक को गिरा दिया, और फिर भी वह उसकी इतनी हैवी प्रेशर वाली ऑरा के सामने खड़ा और शांत कैसे रहा। आखिर में उसने सीरियसली पूछा कि एक ऐसा बच्चा जो शादी से बाहर पैदा हुआ हो, उसके पास इतनी समझ से बाहर ताकत और पावर आखिर आई कहां से। झीक ने आराम से पूछा कि क्या बालसा सच में उसकी ताकत का असली कारण जानना चाहता है, और बोला कि जवाब तो बहुत सिंपल है, वजह बस यही है कि वह झीक है। ये सुनकर बालसा ने चिढ़कर अपनी भौहें सिकोड़ी, जबकि झीक की नजर और भी शार्प हो गई, जैसे वह अपनी इस घमंडी लाइन पर पूरा स्टैंड ले चुका हो।
कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बालसा ने कहा कि झीक की पर्सनैलिटी सच में उतनी ही खराब है जितना रिपोर्ट में लिखा गया था। फिर भी उसने गोलेम को हराया है, इसलिए उसे रिवॉर्ड मिलेगा। बालसा ने बोला कि वह अपनी मर्जी से चुन सकता है, या तो ड्रैगन ट्रेजरी से कोई एक चीज ले ले या फिर ड्रैगन हॉल की दूसरी मंजिल में एंट्री पाले। ये सुनकर फरेया के मन में सवाल उठे कि आखिर ये क्या हो रहा है और मास्टर हेड उसे रिवॉर्ड क्यों दे रहा है। फरेया के हिसाब से ड्रैगन हॉल और ड्रैगन ट्रेजरी दोनों ही ऐसी जगहें थीं जहां ड्रैगन परिवार ने 1000 से भी ज्यादा सालों से बेहद रेयर चीजें इकट्ठा कर रखी थीं। शुरुआत पैट्रियार्क गिल्फास ड्रैगन के टाइम से। उसने बताया कि ड्रैगन हॉल में हर तरह की किताबें भरी हैं, जिनमें अब तो बैन मान ली गई टेक्निक्स भी शामिल हैं, और ड्रैगन ट्रेजरी में पुराने परिवार प्रमुखों की छोड़ी हुई विरासत, लेजेंडरी हथियार, स्पिरिट मेडिसिन, आर्टिफैक्ट और अलग अलग युगों की कीमती चीजें रखी हैं। इन जगहों में ड्रैगन परिवार के सीक्रेट खजाने भी हैं, इसीलिए वहां सिक्योरिटी अल्ट्रा टाइट रहती है और बहुत कम लोगों को ही अंदर जाने का मौका मिलता है। वह भी तभी जब कोई एक्सट्रीम लेवल का एक्सीलेंट रिजल्ट दिखाए और दूसरी मंजिल या उससे ऊपर की एक्सेस डिजर्व करे। फ्रेया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना डिसरिस्पेक्ट करने के बावजूद मास्टर बालसा उसे अब भी एक बेहतरीन बच्चा समझ रहा है। फिर झीक ने बोला कि अगर रिवॉर्ड ही देना है तो कंजूसी क्यों, उसे क्यों ना ड्रैगन हॉल और ड्रैगन ट्रेजरी दोनों की एक्सेस दे दी जाए। लेकिन बालसा ने साफ कह दिया कि वह सिर्फ एक ही चुन सकता है, और इसके बाद उसने कहा कि अब वे लोग जा सकते हैं। तभी झीक ने अचानक उसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि क्या बात इतनी जल्दी खत्म हो गई, उसके पास कहने के लिए अभी भी बहुत चीजें बाकी हैं। यह सुनते ही फरेया गुस्से से भड़क गई और तुरंत झीक की कॉलर पकड़कर उसे खींचने लगी और मुस्कुराते हुए बोली कि मास्टर हेड से सीधे रिवॉर्ड मिलना उसके लिए बहुत बड़ा ऑनर है। साथ ही उसने जोड़ दिया कि अब वह आदेश समझ गई है और वे लोग निकल रहे हैं। जैसे ही फरेया मुड़ी और झीक को घसीटते हुए बाहर ले जाने लगी, झीक बोला कि अगर बात अब खत्म हो गई है तो उसके पास बस एक आखिरी बात है जो वह बालसा से कहना चाहता है। उसने कहा कि जब तक बालसा अपनी भावनाओं को ऐसे ही मारते रहेंगे, वह चाहे जो कर लें, कभी और मजबूत नहीं बन पाएंगे। बालसा ये सुनकर दंग रह गया और फिर से अपनी ऑरा छोड़ दी, लेकिन इस बार उसकी ड्रैगन ऑरा को झीक के डिवाइन ड्रैगन ने पूरी तरह दबा दिया। फरेया कांपते हुए उन्हें चुप रहने को कहती रही और कमरे से निकलते ही बालसा खामोश रह गया, सोचते हुए कि अभी उसने अपने बेटे से कैसी अजीब और खतरनाक मौजूदगी महसूस की थी। उधर मेन हॉल से बाहर निकलते ही फरेया बसाए पाई गुस्से में चिल्लाई कि झीक के दिमाग में क्या चल रहा था और उसने मास्टर हेड के साथ इतनी बदतमीजी क्यों की, जबकि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि कैसे बिहेव करना है। झीक ने मासूमियत से पूछा कि वह किस बारे में बोल रही है। उसने तो पूरी कोशिश की थी खुद को कंट्रोल में रखने की, ताकि वह बालसा के सामने ठीक से बर्ताव कर सके। यह सुनकर फ्रेया हैरान रह गई और बोली कि क्या उसे सच में यही लगता है कि यह उसका खुद को रोकना था, और यह है कि वह इंस्ट्रक्टर्स और उससे तो नॉर्मल तरीके से बात कर सकता है, लेकिन हेडमास्टर के सामने इतना डिसरिस्पेक्टफुल क्यों हो जाता है। झीक ने शांति से जवाब दिया कि बालसा उसका पिता है, इसलिए उसके साथ उसकी बोलने की टोन अलग होती है। झीक की एबिलिटीज और उसकी वाइल्ड पर्सनैलिटी को देखते हुए फ्रेया बस यही कह सकी कि वह सच में कोई आम बच्चा नहीं है, और पूछा कि वह असल में है कौन। झीक फिर वही लाइन मार गया, क्या वह सच में उससे पूछ रही है कि वह कौन है। वह हमेशा की तरह बोला, वह झीक है, जिससे फ्रेया पूरी तरह चुप हो गई। उसके मन में चल रहा था कि उन्होंने सबने बचपन में प्राचीन ड्रैगन का रक्त पिया था और उनमें से किसी में मास्टर हेड को चुनौती देने की ताकत नहीं थी, क्योंकि बालसा के पास ड्रैगन किंग की शक्ति थी जो सभी प्राचीन ड्रैगनों में सबसे टॉप एंड सुपीरियर थी, और यह तो मुमकिन ही नहीं था कि झीक जैसा बच्चा उसके सामने खड़े होकर उसे दबा दे। इसलिए वह सोच रही थी कि आखिर यह बच्चा है कौन जो मास्टर हेड की मौजूदगी में भी पूरी शांति और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा रह सकता है। जब वह चुप हो गई, झीक ने पूछा कि क्या कोई प्रॉब्लम है, लेकिन उसने कहा नहीं। हालांकि मन ही मन वह यह तय कर चुकी थी कि उसे झीक के जन्म से जुड़ी हर चीज की पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी ही होगी। फिर उसने पूछा कि झीक कौन सी इनाम वाली चीज चुनेगा, एक बार फिर समझाते हुए कि वह या तो ड्रैगन हॉल की दूसरी मंजिल तक जा सकता है या फिर ड्रैगन ट्रेजरी में जाकर कोई एक चीज ले सकता है, पर दोनों नहीं। जब झीक ने पूछा कि क्या उसे दोनों मिल सकते हैं, फरेया ने साफन कहा नहीं। तो कोई चॉइस ना बचने पर उसने ड्रैगन हॉल चुना, क्योंकि वहां नॉलेज थी। झीक को लगा कि उसे इस नए युग की बहुत सी चीजों की समझ नहीं है, और फिलहाल वह पिछले 1000 सालों में बनी नई दवाइयों और टूल्स के बारे में सीखना चाहता था, बट चॉइस सिर्फ एक ही थी। तभी रैंगस वहां पहुंच गया। यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उन्हें सच में ड्रैगन परिवार के ड्रैगन हॉल में जाने का मौका मिल रहा है। झीक ने पूछा कि क्या वह खुश है, तो रैंक्स तुरंत बोला कि बिल्कुल, क्योंकि उसने अब तक जो स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स और नर्चरिंग ड्रैगन स्पीयर आर्ट्स सीखी थीं, वे पहले ही जबरदस्त थीं, और अब तो उसे ड्रैगन हॉल से और भी पावरफुल मार्शल आर्ट्स सीखने का चांस मिलेगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि परीक्षा पास करने के बाद इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलेगा। थोड़ी देर में लाइका भी उत्साहित होकर पहुंची, बोलते हुए कि टाइम लिमिट खत्म होने से पहले वह कितना नॉलेज खींच पाएगी और उसे पूरी मेहनत से पढ़ना पड़ेगा।
झीक ने पूछा कि क्या ड्रैगन हॉल में रहने का कोई समय सीमा है? तो लाइका ने बताया कि भले ही वे सिर्फ पहली मंजिल पर जा सकते हैं, लेकिन रूल्स वही हैं जो ऊपर की मंजिलों में होते हैं। हर व्यक्ति सिर्फ एक किताब उधार ले सकता है, लेकिन अंदर रहकर जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ सकता है, बस टाइम खत्म होने से पहले। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा। झीक ने बस एक हाँ ठीक वाली प्रतिक्रिया दी। फिर लाइका ने बताया कि उसने सुना है झीक को रिवॉर्ड के लिए 2 चॉइस मिली थी, और पूछा कि उसने ड्रैगन ट्रेजरी की जगह ड्रैगन हॉल क्यों चुना, क्योंकि उसकी जानकारी के हिसाब से तो झीक ट्रेजरी चुनने वाला टाइप लगता था। झीक ने कहा कि उसने भी पहले ट्रेजरी के बारे में सोचा था, लेकिन अभी उसके लिए नॉलेज ज्यादा जरूरी है। यह सुनकर लाइका बोली कि ड्रैगन हॉल की दूसरी मंजिल पर तो पहली मंजिल से भी ज्यादा रेयर किताबें रखी हैं, खासकर मार्शल आर्ट्स वाली, और उसके हिसाब से दोनों मंजिलों की किताबों की क्वालिटी में बहुत बड़ा फर्क है। फिर भी वह बोली कि उसे नहीं लगता कि उसकी लाइटनिंग ग्रेट स्वॉर्ड टेक्निक से बेहतर कोई टेक्निक हो सकती है। लेकिन झीक तो बस ड्रैगन हॉल को घूर रहा था, जिससे लाइका ने पूछा कि क्या वह उसे सुन भी रहा है। जब वे आखिरकार ड्रैगन हॉल के सामने पहुंचे तो गार्जियन ने बताया कि अंदर उनका टाइम लिमिट 5 घंटे होगा, और उन्हें समय का सही इस्तेमाल करने और अंदर पूरी शांति बनाए रखने की चेतावनी दी। झीक को समझ नहीं आ रहा था कि उनके लिए 5 घंटे ज्यादा माने जाते हैं या कम, लेकिन लाइका ने कहा कि ये तो ऑलरेडी काफी जेनरस टाइम है, बाकी लोगों को तो बस 2 से 3 घंटे ही मिलते हैं ड्रैगन हॉल के अंदर। उसने ये भी कहा कि सबसे पहले उन्हें डिसाइड करना होगा कि कौन सी किताब वो बोरो करना चाहते हैं, और बाकी बचा हुआ टाइम जितनी ज्यादा किताबें पढ़ सकें पढ़ लेनी चाहिए। रांजस ने बताया कि उसने ऐसे टैलेंटेड लोगों की कहानियां सुनी हैं जो एक साथ कई किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन उसका करंट गोल बस इतना है कि टाइम खत्म होने से पहले उसे अपनी फिट बैठने वाली कोई मार्शल आर्ट्स की किताब मिल जाए। ड्रैगन हॉल में घुसने के बाद झीक ने कहा कि अपने लिए परफेक्ट किताब ढूंढना शायद थोड़ा मुश्किल होगा। वहीं रेंजस और सेलाइन अभी भी यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वो सच में ड्रैगन हॉल के अंदर हैं, और ये जगह वाकई ऐसी दिखती है। जैक इसके उलट पूरी तरह फैशनेट था। उसे लगा जितनी किताबें उसने इमेजिन की थीं उससे भी कहीं ज्यादा हैं यहाँ। वो तुरंत मुस्कुराया, एक्साइटेड था कि शायद यहाँ कोई ऐसी नई नॉलेज मिल जाए जो उसे खुद भी सरप्राइज कर दे। अगर तुम्हें ये चैप्टर पसंद आया हो और आगे क्या होता है जानना चाहते हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दो, ताकि इस एपिक स्टोरी का अगला अपडेट मिस ना हो।